Hello and welcome to the live stream. To all the delegates here from Sri Ram Economic Summit, welcome to Asia's largest undergraduate economics festival, organized by the Economic Society SRCC. We're back again this year, bigger, better, and bolder, though on a new platform. Our first guest speaker for this session truly needs no introduction, a recipient of the Ramon Magsaysay Award and the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award. He's a force to be reckoned with. Currently serving as the senior executive editor at NDTV India, his words are filled with cold hard facts. ऐसे facts जो गोदी मीडिया तो देखना भी नहीं चाहते. Before coming to our second speaker, we will be having with us who is Bhakt Banerjee, right? भक्त बैनर्जी किस चीज के भक्त हैं वो तो आप सेशन में ही देख पाएंगे. Before I hand the session over to the people who are ready to fight each other today, I would like to inform the delegates at SRES that they can ask the question to Bhakt Banerjee and Ravish sir live by using the Q&A box in the webinar. Okay, now I'll be taking your leaves. Bye. अरे क्या फाइट वाइट. देखिए रवीश जी, ये स्टूडेंट्स लोगों ने कहा कि आ जाओ थोड़ा सा वार्तालाप कर लीजिए रवीश जी के साथ. हमने कहा हमने तो इनको पहले एक्सपोज करके रखा है, तो यूट्यूब वीडियो लगा देंगे, हम आपको पहले एक्सपोज किए. लेकिन स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा बात कर लिया जाए, थोड़ा सा वार्तालाप. तो हम तो ओपन फॉर डिस्कशन है हमेशा ना. हम तो चाहते हैं बातचीत हो. हम तो चाहते हैं कि जो लोग नहीं समझते हैं वो समझें कि राष्ट्रवाद क्या होता है, देश प्रेम क्या होता है. तो हमने कहा ठीक है. लेकिन रवीश जी, हम आपको वेलकम करने से पहले एक बात बता देते हैं, स्टूडेंट्स हैं ये. हाँ, तो हम एकदम प्रेम सद्भावना के मूड से आए हैं. देखिए मैंने एकदम सीरियसली बात करेंगे. हाँ, आप समझ रहे ना. तो मैं ये कह रहा था, यूनिवर्सिटी में तो सीरियस बात होती नहीं है, आप क्यों बात करेंगे. देखिए रवि जी, ये 9 बजे का शो नहीं है आपका. उनकी यूनिवर्सिटी में मना है सीरियस बात करना. आपको पता ही है कि क्या हाल हो गया है यूनिवर्सिटी का. अब तो यूनिवर्सिटी के भीतर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है. आकाश, अब देखिए रवि जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर से देखिए, आज मैं ना मॉरल ग्राउंड आज मेरा है. मॉरल ग्राउंड आज मैं लेके रहूंगा. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. आप सारे ग्राउंड आप ले लीजिए. मुझे बस इतना बता दीजिए कि जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से कितने लोग पैसे देकर लाए गए. देखिए अभी देखिए 4000 लोग हैं. 4000 लोग हैं, सब भक्त बनर्जी को देखने आए. कोई पैसा देके नहीं आता है. कोई पैसा दे. आपने काले रंग का चश्मा पहना है, स्टाइल है. आपने भी चश्मा पहना है, हमने काले रंग का चश्मा पहना है. स्टाइल नहीं, आपने पारदर्शी चश्मा पहना है. आप ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश करते हो, हमें ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोई कोशिश नहीं करनी होती है. बस यही फर्क है. तो जिन्हें मेरी ट्रांसपेरेंसी देखनी है आकाश, वो तो लाइन में लगे हैं रेमडेसिविर की दवा लेने के लिए. दवा तो मिल नहीं रही है, वो सारे वहां लाइन में लग गए हैं. यहाँ कौन है. देखिए आप शुरू हो गए, आप पहले से शुरू हो गए हैं. अरे पूरे दुनिया को दवाई दी है, ऐसे पाइपलाइन में दवाई ऐसे आ रही है. ये 2 दिन ना आप थोड़ा सा फुर्सत लीजिए. बोले हाय त्राही मच गई. ओए कहां है वैक्सीन है. सब वैक्सीन आ जाएगा लाइन से. पूरी दुनिया को दिया है, पूरे देश को भी देंगे. आप चिंता मत करिए. पहले ये बताइए संडे का बनाना है, पोस्टर बना दीजिए. अच्छा एक मिनट रवि जी, आप बताइए, आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है. आपको कभी कोरोना पॉजिटिव होंगे. आप कभी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं. आप कभी नहीं होंगे. पूछिए क्यों नहीं होंगे कभी कोरोना पॉजिटिव. पूछो क्यों नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे भाई. नेगेटिव की दुकान हो आप, नेगेटिविटी की दुकान हो. रात के 9 बजे से लेकर नेगेटिव. हाय सब कुछ खराब है, सब कुछ नेगेटिव है. आपको थोड़े ना कोरोना होगा, तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो. सारा नेगेटिव चल रहा है आपका. पॉजिटिव भी है कि हम इतने नेगेटिव के बीच में जी रहे हैं. हाँ, सब कुछ खराब होने के बाद भी हम नॉर्मल हैं. अहमदाबाद में हजारों लोग लाइन में लगे हैं, हम नॉर्मल हैं. इससे पॉजिटिव बात क्या हो सकती है. भक्त, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है कि लोग संडे को धूप में अहमदाबाद में लाइन में लगे हैं रेमडेसिविर के लिए. ये पॉजिटिव बात है कि हम मामूली दवाइयों को यूं ही जाकर नहीं ले आते. हम लाइन में लगते हैं, स्ट्रगल करते हैं, घंटों लाइन में लगते हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, दवा नहीं मिलती है, तब जाकर पॉजिटिव फील करते हैं. रवि जी, एटीएम के लाइन, आप दवाई की लाइन, आप लोग लाइन के पीछे इतना क्यों पड़े रहते हो. अरे इतने बड़े देश में थोड़ी लाइन अच्छी लाइन तो नोटबंदी की लाइन थी. तो देश खत्म हो गया क्या. ठीक है ना. आप आगे बढ़ते हैं यार. लाइन के पीछे आप लगे रहते हो. मैं ये कह रहा था कि संडे का दिन है, आपको देख के कुछ लग रहा है अलग. मैंने टीवी पे अलग लग रहे थे, अभी कुछ अलग एकदम ग्लो आ रहा है आपके फेस में.
कोई लाइटिंग फाइटिंग है या कुछ कुछ किए हो क्या आप, मुझे लग रहा है। नहीं, लाइटिंग तो यहाँ नहीं है, मगर फाइटिंग जरूर है। हाँ, नहीं तो इतना इतना ब्राइट फेस आपका लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ फिट फिट टाइप फील हो रहा है। वो ब्राइट फेस से याद आ गया मुझे। आप मैंने फिरकी ले रहे हो, अच्छा ठीक है, हम लगा कि आप भी फिट इंडिया टाइप कुछ काम कर रहे होगा। अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है, आपको भी फिट रहना चाहिए। मैंने टीवी पे आप थोड़ा सा नेगेटिव लग रहे थे, अभी पॉजिटिव लग रहे हो। तो आप तो जानते हैं कि मैं देश के लिए योगा करता हूं, अपने लिए तो मैं खाना भी नहीं खाता। और कितने साल हो गए मुझे सोए हुए, है ना, और पूरा घर कपड़ों से भरा पड़ा है। तो आज संडे को मैंने सोचा कि मैं कितने कपड़े बदलूं, आज जरा संडे वाला कपड़ा पहन लेता हूं। और योगा तो के बारे में क्या बोला अभी, क्या बोला अभी आपने योगा के बारे में? देश के लिए योगा करता हूं। योग करते हैं आप, तो शर्मा क्यों रहे? मोदी जी कुछ अच्छा काम करते हैं, योगा चैंपियन बनते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं। देखिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये नहीं बोलते हैं। देखा, आज पहले एक्सपोज कर दिया। रवीश कुमार इज योगा फैन, रवीश कुमार प्रैक्टिसेस योगा। बोलिए। मोदी जी के फिटनेस से बिल्कुल नहीं लगता कि योगा वाले हैं। विकाद कर लेते हैं दिखाने खाने के लिए, वो सब ठीक है। बीच में मोर वोर आ जाते हैं तो मोर को खिलाने लग जाते हैं, वो योगा कहाँ कर पाते हैं। वो जाते हैं करने योगा, लेकिन बीच में मयूर आ जाते हैं, मयूर दल को देखकर वो मानवीय हो जाते हैं, तो फिर उसमें कहाँ टाइम मिलता है। वो समझ में आ जाता है कि वो हेडलाइन बन जाता है। और जर्नलिज्म कम करते हैं रवि, नहीं रवि जी, जर्नलिज्म कम कर रहे हैं, फिरकी ज्यादा ले रहे हैं आप। हैं आजकल मैं देख रहा हूं, ये आजकल आपके शो में एलियन आ जाता है, आपके शो में मीम आर्टिस्ट आ जाते हैं। हो क्या रहा है ये, हो क्या रहा है? आप पत्रकार हैं, आप सैटारिस्ट बन रहे हैं, तो बता दीजिए। यस आकाश, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब सटायर आप लोगों ने शुरू किया, आपने इस न्यूज को लेकर, जब जर्नलिज्म खत्म हो गया इस देश में, तब अब बहुत से लोग आ गए हैं सटायर करने के लिए। एक से एक नाम है, एक से एक कलाकार है, उसमें भी बीच में आप टिके हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आप दिल्ली के हैं ना सटायरिस्ट। 17th और 18th सेंचुरी की दिल्ली में, ये मैंने अभी अभी किताब पढ़ी है। अभिषेक काइकर एक कैलिफोर्निया यूसी बर्कले में प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, उनकी एक किताब आई है। सीरियस बात बता रहा हूं, द किंग एंड द पीपुल, ऐसा नाम हिस्ट्री का किताब है। तो 17वीं और 18वीं सदी में क्या हुआ कि दिल्ली में जो सटायरिस्ट थे उनकी बड़ी धूम थी दिल्ली में। और उस समय की जो नोबिलिटी थी, अमीर उमरा, वो बहुत डरा करते थे कि हमारी टांग खींच देगा, पता नहीं किस तरह से मजाक उड़ा देगा हमारी, तो सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी, पूरा शहर हंसने लगेगा। तो जो नोबिलिटी उनको अपने घर बुलाती थी, अपने महफिलों में, कि आप सटायर कहें, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएं। तो 5 सोने की मुहरे पर अगर बुलाए जाते थे तो नवाब 2-4 मुहरे एक्स्ट्रा दे देता था कि भाई मेरी इज्जत छोड़ देना, मेरी इज्जत रख लेना। तो हुआ क्या कि एक नोबिलिटी बड़ा परेशान, वो पहुंचा औरंगजेब के पास, कहा ये अली नाम था कुछ, ये सटायरिस्ट ने मेरी बड़ी मजाक उड़ाई है, मेरी शादी की मजाक उड़ाई है, मेरी मर्दानगी की मजाक उड़ाई है, बादशाह इसे सजा दीजिए। आपको पता है औरंगजेब ने क्या कहा? औरंगजेब ने कहा कि यार इसका नाम मत लो। अब यार तो नहीं कहा, मगर बादशाह उस वक्त गाली दिया करते थे, जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री की जबान से निकल जाती है, उस तरह से मुगल बादशाह गाली दिया करते थे। देखिए, अब मैं उस गाली की याद नहीं दिला रहा हूं, लेकिन दिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तो मैंने डबल इनाम दिया कि तुम मुझे छोड़ दे, मैं कितने सटायरिस्ट को मारूंगा इस शहर में, कितनों को सजा दूंगा, इस शहर में भरमार हो गई। तो इतना पैसा कमाते थे वो लोग उस वक्त की दिल्ली में, 17th और 18th सेंचुरी की दिल्ली में। जो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, जो सटायरिस्ट थे, उनके सटायर सुनने के लिए भीड़ जमा हो जाती थी। अब आप सोचिए कि आपने उसी चीज को इस 2021 की दिल्ली में कर दिखाया। कमाल है कि नहीं? अब बादशाह आपसे घबराता है कि नहीं घबराता ये मुझे मालूम नहीं। ये चश्मा किसने दिया है? क्या उसी बादशाह ने आपको दिया है? देखिए रवीश जी, ये ना, देखिए आप घूम फिर के आप औरंगजेब पर आ ही गए ना, घूम फिर के आप औरंगजेब पर आ गए हैं। मैंने तो हिस्ट्री की बात बताई। 17वीं और 18वीं सदी के दिल्ली में स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत पैसे कमा रहे थे, और उससे सारे लोग डरते थे कि कहीं हमारी इज्जत ना उतार दे। देखिए,
मैं इतना कह सकता हूं रवि जी, आज के जमाने में ना सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई मजाक नहीं उड़ा सकता है, वो सब उस समय का होगा। यहाँ कोई अभी डेयर भी नहीं करेगा, हम सीधे सीधे बता दे रहे हैं, ये सब उल्टा सीधा मजाक नहीं चलेगा। आज के न्यू इंडिया है ये, न्यू इंडिया। मजाक उड़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि लोग लाइन में लगे हैं दवा लेने के लिए। मजाक उड़ाने के टाइम के लिए थोड़ा लेजर होना चाहिए उनके लाइफ में, संडे होना चाहिए, थोड़ा पार्क वार्क होना चाहिए, रिलैक्स टाइम होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा वो जूस वूस होना चाहिए आम का। अब फिर मैं आपसे, देखिए स्टूडेंट्स हैं, मैं अच्छा ठीक है, इतना रिलैक्स कर रहे हैं तो आजकल आप भी थोड़ा रिलैक्स कर लो, हैं? कल बिहार, आज बंगाल, सब कुछ सामने से चला जा रहा है। इतना कोशिश किया, लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया, सब एवरीथिंग गोइंग इनटू, क्या कहना है? तो पूरा देश जा रहा है। हाँ, पूरा नहीं, एक मिनट, देश कौन है? देश हम हैं, देश हम हैं, देश आप नहीं हो, देश हम हैं। हाँ, वो तो आप है ही, तभी तो बाकी सब देशद्रोही हैं। तभी तो अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों की हालत खराब है। अरे मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, आपको असमंजस हो रहा है। क्लब हाउस में असमंजस हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है? रवीश कुमार इज आस्किंग व्हाई इज देयर नो एंटी इनकम्बेंसी? नेशन वांट्स टू नो। मिस्टर रवीश कुमार बताइए क्यों, क्या? देखिए, वो तो प्राइवेट चर्चा थी और वो पब्लिक में भी है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सारी बातें तो वो आज जो शख्स थे उन्होंने तो उन चैनलों पे भी कहा था। तो वो चूंकि एक बीजेपी के विरोधी दल के रणनीतिकार हैं, तो उनसे मैं समझना चाह रहा था कि वो बीजेपी को कैसे देखते हैं, उसकी ताकत को कैसे देखते हैं। तो इसमें क्या गलत है कि नहीं? तो आप एडमिट कर रहे हैं ना, एडमिट करिए, आप भी एडमिट करिए। मैं किस चीज का एडमिट करूं? एडमिट करने के लिए तो अस्पताल नहीं है मरीजों को, तो मैं एडमिट क्या करूं भैया? प्रशांत जी ने क्या बोला? मोदी जी पॉपुलैरिटी एज मच एज ममता बनर्जी इन वेस्ट बंगाल। प्रशांत किशोर ने एडमिट किया। हर जगह बोलते हैं वो, तो उसमें मैं क्या करूं? उसमें मुझे क्या करना है? नहीं तो एडमिट। नेता लोग पॉपुलर होते हैं, पैसा उनको कहां से पैसा मिलता है, चुनाव होता है, इतना टीवी होता है, नेता लोग पॉपुलर नहीं हो गए तो कौन लोग है कि नहीं? और ये पॉपुलर होने से माइनॉरिटी अपीजमेंट, लोगों को वैक्सीन मिल जाए, रेमडेसिवियर मिल जाए तो मुझे खुशी है, पर नहीं मिला ना। अहमदाबाद के लोगों को रेमडेसिवियर नहीं मिल रहा है, वो इस धूप में खड़े हैं। वो भी पॉपुलैरिटी है, उनके बीच में मोदी जी पॉपुलर है। आप जाके पूछेंगे ना, मोदी जी यही हमारे नेता है, तो मैं क्या करूं? एक बार रवीश जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। मुझे कहते हैं कि अगर आप उसी लाइन में जाके बोले तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है कि नहीं? आप बात मान रहे हो? मेरा काम है, आप जानते हो, कि सवाल उठाना और बता देना कि जो गुजरात मॉडल था वो बोगस बात थी। ये बात मैं 2014 में भी कहता था कि ये बोगस बात है। अगर ये बात बोगस नहीं होती तो और बाकी जगहों की तुलना में वहाँ का जो सिविल अस्पताल है, वहाँ इस तरह की दिक्कतें नहीं होती। वहाँ जाइडस अस्पताल जो है उसके बाहर इस वक्त सैकड़ों लाइन ही लगे होते हैं। तो इतने दिनों के बाद, 1 साल की महामारी के बाद भी अगर नहीं है, ये तो मैं पूछूंगा ना भाई, तो मैं आपकी पॉपुलैरिटी का मैं क्या करूं? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो हाँ, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आप समझ गए। अरे भैया आपकी बात हम समझ गए, और ये 2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो वापस आते हैं, आप जिस बात से निकलने की कोशिश कर रहे हो। और प्रशांत जी ने ऑल्सो आपके ये क्लब हाउस में एक चीज बोला कि माइनॉरिटी अपीजमेंट सब करते हैं, सारे नेता करते हैं, लेकिन अगर हम करें और हम बोले कि भाई खतरे में है तो आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रशांत किशोर हैड सेड एवरीबॉडी डज इट। उनके कहने का मतलब ये था, देखिए ये बहुत सीरियस बात है कि इस देश के विमर्श में आप अगर मुसलमान की स्थिति ऐसी कर दे कि वो जहां खड़ा है उस जगह को भी आप अपवित्र घोषित कर दे रहे हैं, ठीक है? जो राजनीतिक दल जिन्हें मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, बीजेपी झूठ बोलती है कि उसे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, उसे भी मिलता है। आप कर्नाटक में येदियुरप्पा जी से जाकर पूछिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लोग देते हैं। तो बहुत सारे जगहों पर लोकल परिस्थितियों के हिसाब से मुसलमान भी बीजेपी को वोट देता है, और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कभी कभी ओवैसी को भी वोट दे देता है, ठीक है? तो ये सब चलता है। लेकिन बात यह है कि वो सारे राजनीतिक दल सिर्फ मुसलमानों के वोट से तो नहीं जीत रहे थे ना,
अगर कोई मान लीजिए समाजवादी पार्टी है या बीएसपी पार्टी है, वो क्या सिर्फ मुसलमान के वोट से जीत रही थी? उसको दूसरे समाज के लोग भी दे रहे थे। तो दूसरे समाज को तो आप कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन चूंकि आपने पूरे डिस्कोर्स में बात करने में उसे बार बार आप पहचान रहे हैं। वो कुछ नहीं करता तो आप उसके कपड़े से पहचानने लगते हैं, वो कुछ नहीं करता तो उसके आप खाने से पहचानने लगते हैं। तो आप इस तरह से चीजें करने लगते हैं। मैं आपको एक छोटा सा, चूंकि हिस्ट्री का आदमी हूं, बहुत ज्यादा नहीं जानता। आज ही मैं एक किताब पढ़ रहा था, एम्पायर ऑफ इंडस, सिंधु नदी की कहानी है, एलिस एल्बिनिया का लिखा हुआ, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं, बहुत सुंदर किताब है। तो उसमें किस तरह से अंग्रेजों की कल्पना में है कि यार सिंधु नदी पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, और सिंधु नदी के बारे में उनकी अपने ही कचरा जानकारियां हैं, आधी अधूरी इंटेलिजेंस इनपुट जमा किया गया है कि सिंधु नदी पर कैसे कंट्रोल करना है। तो बहुत कहानी घूमती है। फिर गवर्नर जनरल कहता है कि हम अफगानिस्तान पर, एक बार वो अफगानिस्तान ब्रिटिश की सेना भेजी जाती है, उसको इंडस आर्मी का नाम दिया जाता है, वो हिंदुस्तानी सेना ही है, कलकत्ता से उसका कमांड चलता है, उसको भेजा जाता है, और वो सेना अफगानी लोग उसे रौंद देते हैं। अब जब दोबारा भेजा जाता है तो वो गवर्नर जनरल या शायद वायसराय है, वो चिट्ठी लिखता है हिंदुस्तान की जनता के नाम, उस वक्त 1838 या 42 के आसपास का होगा ये समय, और कहता है कि हम 800 की गुलामी का बदला लेने जा रहे हैं। और वो हिंदू जनता को, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स खेल रही है, और वो कह रही है कि जो सोमनाथ के दरवाजे, वो चिट्ठी में लिख रहा है कि सोमनाथ मंदिर के दरवाजे पर जो चंदन के दरवाजे थे, जिसे गजनी उखाड़ कर ले गया था, हम उसको वापस लाने जा रहे हैं। लेकिन वो पता चला कि वो चंदन का जो दरवाजा था, जिसका वो बात कह रहा था, वो सोमनाथ मंदिर का नहीं था, वो इजिप्ट का था। तो इस तरह के अफवाहों को फैलाकर एक तरह से लोगों के दिमाग में भर दिया गया है। हर राजनीतिक दल ने एक वोट बैंक का अपीजमेंट किया है, हर राजनीतिक दल ने किया है। आज बीजेपी क्या कर रही है? वो गलत कर रही है, गलत के नाम पे वो सही करने आई है, या गलत के नाम पे गलत करने आई है, ये बात है। तो आप जो है, प्रशांत भी गलत कह रहे थे कि उनका कहना था कि लोगों के मन में यह धारणा बन गई है। क्यों? क्योंकि उन दलों में एक सक्रियता दिखती थी, उन दलों में हालांकि उनको कुछ भी नहीं मिला, तभी तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई ना। तो ये पता चल रहा था कि दरअसल अपीजमेंट किस चीज का, अगर हुआ होता तो उनको कुछ मिला होता, उनको तो कुछ भी नहीं मिला था। तो ये अपीजमेंट का इस तरह से भ्रम फैलाया जाता है। अरे उनको नहीं मिला था, हम देंगे ना। आप तो मेजॉरिटी को नहीं दे पा रहे हैं, तो माइनॉरिटी को कहां से देंगे भाई? अरे अहमदाबाद में जो लोग लाइन में लगे हैं, उसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के भी होंगे वहां पर। जब आप मेजॉरिटी को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप मेजॉरिटी को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो आप माइनॉरिटी को क्या दीजिएगा? कुछ भी तो नहीं दिया ना आपने। अच्छा, आज मेजॉरिटी के लड़के क्यों आंदोलन कर रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो? तो अपीजमेंट कर रहे हैं। अगर अपीजमेंट माइनॉरिटी का हुआ है और ठीक मेजॉरिटी को भी आप कुछ नहीं दे रहे हैं, अरे तो आपके लिए ये आसान हो गया है। देखिए, यूपी, बिहार या हिंदी हार्टलैंड में या किसी भी हार्टलैंड में अगर आपको जनता को बेवकूफ बनाना हो तो ये सब इशू हैं। 370 2 लाइन किसी को नहीं मालूम है। सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते, 2 लाइन नहीं मालूम है किसी को कि क्या परिस्थितियां थी उस वक्त, है ना? तो आप कुछ भी लेकर आप फैला दीजिए। लोगों को नहीं जानना है, नमस्ते, मत जानिए। लेकिन आप गलत धारणाओं के आधार पर अपने पांव में जो कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है, देखिए आप उससे तो बच नहीं सकते ना। अरे रवि जी, आप तो 1 साल हो गया, एक भी अस्पताल, यहां दिल्ली में भी दवाओं की कमी है, दिल्ली में भी कमी है। 1 साल हो गया, इसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के डॉक्टर अपने सैलरी के लिए जो इंक्रीमेंट देने की बात हुई थी उसके लिए हड़ताल करते रहे, और पूरे देश के डॉक्टर परेशान है, नहीं मिला है। तो ये पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ एक मुसलमान को इस देश में उसको डिफ्रेंचाइज किया जा रहा है। आप तो समझते होंगे ना अंग्रेजी, इंग्लिश। अरे स्पीक इन इंग्लिश, एवरीबॉडी शिफ्ट इनटू हिंदी। दैट्स अ प्रॉब्लम। अरे और रवि ये जी, आप SRCC का इकोनॉमिक समिट है, ये भी मैं बताता हूँ, ये नियो लिबरल लोग क्या पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। ये 4 कंपनियों के पास दुनिया की सारी दौलत जमा हो जाए, ये वो उसी का तरीका पढ़ रहे हैं। ये यहां से इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद जो नौकरी करेंगे, ये वही जाकर करेंगे जिससे ये खुद सफर कर रहे हैं।
इनको जरूर 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनको पता चलेगा कि इनके जैसे बहुत सारे लोगों को तो खाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये हम उस अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं। अरे तो उस चैलेंज को तो आप नहीं निपट सकते, तो आप मुसलमान खड़ा कर दो, आप ये खड़ा कर दो। पर प्रशांत किशोर ये भी कह रहे थे कि किस तरह से हिंदू कम्युनलिज्म वहां पर बड़ा किया गया है माइनॉरिटी के अपीजमेंट के नाम को दिखाकर, और जो भी वोट आ रहा है वो अपीजमेंट और पोलराइजेशन से आ रहा है, इश्यू से नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी को एक्सपोज करके, उनके गवर्नमेंट की कमियों को एक्सपोज करके, या आप क्या देंगे वो बताकर। आप दिल्ली में नौकरी के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, उधर जाके कहते हैं कि इन्होंने नौकरी नहीं दिया। हम तो हमेशा कहते थे कि नौकरी के सवाल पे हर गवर्नमेंट एक तरह से एक्सपोज हो गई है आज के यूथ के सामने। अरे लेकिन आपको मैंने फोर्स किया है ना कि आप बंगाल में जाकर नौकरी की बात करो, लेकिन आपके जन्मदिन पर जब करोड़ों लोग ट्वीट करते हैं लड़के नौकरी की बात करने के लिए, तो आप जवाब तक नहीं देते हैं। तो अरे तो इतना बिजी आदमी है, ऐसे थोड़ी ना हर ट्वीट का जवाब देंगे। अरे अच्छा, मैं प्रशांत किशोर का डिफेंडर नहीं हूं। वो तो आज इस पार्टी के हैं, कल पता चलेगा बीजेपी का भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो तो बीजेपी का भी चुनाव प्रचार कर रहे थे ना, है ना। तो उनका तो पता नहीं है, वो तो डीएमके का भी कर रहे हैं, और वो कांग्रेस का भी कर रहे हैं पंजाब में। वो तो सबका करते हैं। हाँ। आप स्ट्रेटेजिस्ट की बात छोड़ दीजिए, एज ए स्ट्रेटेजिस्ट वो बता रहे थे कि जो राजनीति की सच्चाई है, वो तो डीएमके के वो तो वहां भी बोल रहे थे कि तमिलनाडु में दोनों पार्टियां पैसे देती। अच्छा, उस पे बीजेपी ने हंगामा नहीं किया। प्रशांत किशोर ने कहा ऐसा ये देश के युवा जान लें। मैं कह रहा हूं कि मेरी बात पे आज थोड़ी विश्वास कर, मैं तो खुद कहता हूं मेरी सारी बात पे 20 साल बाद आप विचार कीजिएगा, जब सत्यानाश जो है वो संपूर्ण हो जाएगा, तब आप विचार कीजिएगा। करना तो पड़ेगा मेरी बात पे लौट के। अब आप बताइए कि एक मिनट रुक जाइए आकाश जी, काला चश्मा मुझे भी आने वाला है। मैंने बादशाह को कहा है कि मुझे भी दो, नहीं तो मैं भी स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊंगा। नहीं, आप कॉपी करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉपी करिए, कॉपी करिए, कॉपी। जब उसने देश की जनता को काला चश्मा पहना दिया है तो मुझे भी देगा। नहीं, एक मिनट रवि, जब आप बहुत आप भावनाओं में बह जाते हैं। बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो स्टूडेंट्स को ही कह रहा हूं कि उनके ही कर कमलों से जो डेस्टिनी बनी है वो भुक्तभोगी वही होने जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और ये एक ऐसी आंधी है सांप्रदायिकता की, जिसमें सही और गलत का पैमाना कुछ नहीं होता है आकाश। इसमें जो शामिल होते हैं उनको भी नुकसान होता है, और जो नहीं शामिल होते हैं वो भी सफर करते हैं। अच्छा, इसके जुनून में हमने लाखों लोगों को 1947 में मारा, तो एक धर्म के लोग थोड़ी मरे थे और एक धर्म के लोग थोड़ी मारने वाले थे। सभी धर्म के लोग मरने और मारने वालों में से थे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि उसी के बीच में से सभी धर्म के लोग एक दूसरे को बचाने वाले भी थे। रवीश जी, मैं अभी आपको हीरो साइकिल की किस कहानी बता रहा था, मैंने फेसबुक पे लिखा था, हीरो साइकिल वालों ने अपनी एक कोई किताब लिखी है। तो वो परिवार था, वो विभाजन के बाद आया। डेस्टिनी ऐसी थी कि बार बार साइकिल का पंचर बनाने से लेकर पार्ट्स बेचने के कारोबार में जुटता। शानदार कहानी है हीरो वालों। लेकिन एक करीम कोई नाम है कि लुधियाना से, वो पाकिस्तान 55-56 के आसपास, कहता है कि नहीं मैं वहां जाता हूं। तो जाते वक्त उससे हीरो साइकिल वाले कहते हैं, मुंजाल साहब कहते हैं कि तुम्हारा ब्रांड हम यूज कर सकते हैं। बोला ले लीजिए। आपको पता है उस ब्रांड का नाम क्या था? हीरो। वाह वाह वाह, वेरी गुड स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी। ऐसी बहुत सारी सुंदर कहानियां हैं। तो इससे लोगों को हमारा काम है बता देना। ये भी मैं जानता हूं कि भैया सांप्रदायिकता ऐसी आंधी है जिससे बचने के लिए हाई लेवल दिमाग की जरूरत होती है। अच्छा, दर्द से गुजरना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है, अपने चिथड़े उड़ जाते हैं। रवि जी, ये बच्चे नहीं झेल पाएंगे। तो इसलिए सर्वनाश जो है, सत्यानाश जो है, उसको संपूर्ण होने दीजिए आप। वो कुछ नहीं हो सकता। कोई सर्वनाश नहीं हो रहा है, कोई सर्वनाश नहीं हो रहा है। कोई अहमदाबाद के लोग सड़क पर हैं, मुझे दिखाई देता है, अलार्मिस्ट दिखाई दे रहा है, उन्हें नहीं दिखा देता तो मैं क्या करूं? ये अलार्मिस्ट मैं कैसे हूं? वो सड़क पर सैकड़ों की संख्या में इस वक्त भी लगे हुए हैं अहमदाबाद के लोग। तब मैं कह रहा हूं आप काला चश्मा उतारो।
आप किस टाइप के भक्त हो? लाल रवि कुर्ता जी, पहनते हो, रवि जी आपको लगता है रंग भी सही नहीं है यार। रवि जी आपको लगता है पूरी दुनिया को वैक्सीन देने के बाद हर दूसरा देश हमको थैंक यू बोल रहा है, उसके बाद हम अहमदाबाद में और गुजरात में हम वैक्सीन नहीं पहुंचा पाएंगे? 2 दिन की बात है, आप 2 दिन दीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, 2 दिन की आप तब बात से नहीं वैक्सीन है, के ये पीछे तो पड़े हो। क्राइसिस 1 हफ्ते से है, 1 हफ्ते से ये क्राइसिस, अरे अच्छा सुनिए, मैं ये कह रहा 1 हफ्ते से क्राइसिस। मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा अब हिस्ट्री छोड़िए ना, आप थोड़ा प्रेजेंट में आइए ना। प्रेजेंट में आके मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए आपने पूरा प्रेजेंट तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या क्या करूंगा इस प्रेजेंट में? इस प्रेजेंट में क्या है? मैं ये कह प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हम है, प्रेजेंट में हम है, आप नहीं है, हम है। मैं ये कह रहा हूं बंगाल में आपने सब कुछ समझा दिया, हाँ सब कुछ बदल रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। मैंने तो ओवरऑल बोला, तो मैंने ओवरऑल बोला। हाँ, तो बंगाल में फॉर एग्जाम्पल प्रशांत किशोर ने भी कहा दलित, अर्बन हिंदू सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। मेरा सवाल आपसे है कि दूसरे पार्टी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? ये नहीं कहा प्रशांत किशोर ने, ये बिल्कुल नहीं कहा। वो ये बता रहे थे कि सपोर्ट करने के उनका जो क्या कोर एरिया है जिसमें उनको सपोर्ट मिल रहा है, हाँ, वो अपना भी सपोर्ट बेस बता रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा इनको इन्हीं को मिल रहा है, और वो बता रहे थे कि किस तरह से मिल रहा है। वो कम्युनल इंफॉर्मेशन से मिल रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों को 8 सिलेंडर मिल रहे हैं, हिंदुओं को 3 सिलेंडर मिल रहे हैं। तो इस पर मैंने पूछा कि क्या इस तरह के कम्युनल चीजों का आप काउंटर नहीं करते हैं एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर? ये क्या सवाल है? तो सही सवाल है। ये अपोजिशन के लोग भाग जाते हैं, क्यों डरते हैं कम्युनलिज्म से लड़ने से? लड़ना चाहिए इनको। इस सवाल से लड़े बिना आप नहीं लड़ सकते। तो रवीश जी आप जो इतना सवाल पूछते हो, हिसाब करना पड़ेगा। तो आप जो इतना सवाल, एक पार्टी जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, वो जाकर जब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इस तरह के अफवाहों का क्यों इस्तेमाल करती है? पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है कि 8 सिलेंडर मुसलमान आपका देश का नागरिक नहीं है क्या? अरे मैं कह रहा हूं बजाय ये बताने के लिए कि सिलेंडर का दाम क्या मुसलमान के लिए कम हो गया है, क्या हिंदू के लिए कम हो गया है? वो तो दोनों परेशान है उस सिलेंडर के दाम से। अरे रवि जी आप भड़क रहे हो, नहीं करते। लेकिन हाँ, हिम्मत देखिए कि यही है। वो प्रशांत किशोर ने कहा कि हाँ हम काउंटर करते हैं, लेकिन लोग यही एक्सेप्ट करते हैं। वो ईमानदार थे एज ए स्ट्रेटजी। इस लोग करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि आप मेरे यूपी बिहार में जाइए, आप धारा 370 पे लेके कुछ भी बोल दीजिए, सारे लोग कहेंगे हाँ हाँ ये बात सही है। कोई ये नहीं कहेगा अच्छा हम नहीं जानते थे इसका फैक्ट्स क्या है, इसका आधार क्या है, ये कहां से पढ़कर आप बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा तो रवीश जी जब आप इतना कुछ देख रहे हैं, इतने सालों से देख रहे हैं, इतना वार्निंग दे चुके हैं, नहीं इतने सालों से आप इतना वार्निंग दे चुके हैं, नहीं दे रहा हूं, नहीं मैंने लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोग खुश हैं, तो आप किसके लिए लड़ रहे हो? आप मुझे बताओ आप क्यों लड़ रहे हो? मत लड़ो, किसने बोला लड़ने को? हमारी तरफ आ जाओ। नहीं आकाश, ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हम पॉलिटिक्स में नहीं है। हमको अडानी ने जहाज नहीं दिया है। अरे तो हम बात करा देंगे, आप बात बताओ हमको, हम कराइए ना, जल्दी कराइए। एक जहाज और कुछ 1000 करोड़। अब देखिए अर्नब दा को, देखिए हमारे अर्नब ढूंढते रहेंगे कि ये तो कहाँ गया, पैसे दिए थे इलेक्शन के लिए, दोनों गए कहाँ? फिर हम लोग तो वो ग्लाइडर में बैठ के फिर नदी समंदर के ऊपर। ये बड़ा नहीं सोचते हो रवीश जी, थिंक बिग मिस्टर रवीश, थिंक बिग सोचते हैं आप। देखो कहाँ है कि आप मैग्सेसे अवार्ड, अरे मैग्सेसे अवार्ड मिल गया, आप इधर आओ ना, हम कोटलर दिलवा देंगे आपको, आप क्या टेंशन ले रहे हो? ये क्या होता है कोटलर? क्या होता है? कोटला में मिलता है, प्रधानमंत्री को मिला, आप क्या बात कर? अच्छा मैं नहीं जानता, ठीक है। हाँ। वो कोई अवार्ड है सीरियसली तो ठीक है, अच्छी बात। तो अच्छा रवि जी एक बात बताइए, आप बीच में हमने आपका एक इंटरव्यू देखा था, आप बोल रहे थे कि हाँ ठीक है शायद हमको लोग नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, तो अब क्या लगता है कि अब टाइम हो गया है, खत्म हो गया है? बाकी सारे चैनल देखिए ना, सब तो लाइन पे आ गए, आप ही 1-2 लोग हो जो इधर उधर उल्टा सीधा सरकार के खिलाफ बोलते रहते हो, आप भी इधर आ जाओ, खत्म करो ना ये। 1-2 लोग थोड़ी हैं, उनके सैकड़ों के बराबर हूँ। डायलॉग, वाह वाह, चश्मा हमने पहना, डायलॉग आप मार रहे हो। या आकाश, तभी तो भाई लोग छिप के सुन रहे थे कि क्या सरगोशियां हो रही हैं, आप क्या बात करते हो? वो तो देखना पड़ता है ना, आप लोग जैसे लोग क्या बातें करते हो, वो ट्रैक रखना जरूरी होता है। आप ट्रैक रखो बीजेपी के लोगों से, आप ट्रैक रखो आरएसएस के लोगों से। वो खुद कहेंगे हम रवीश कुमार को सुनते हैं, वो तो बकवास करते हैं गोदी मीडिया वाले, वो भी सुनने के लिए मुझे ही सुनते हैं बेचारे। वाह बहुत। इसीलिए उनके लोग क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है, वो छिपके सुनते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं या दूसरे लोग क्या बात कर रहे हैं।
वैसे उसमें बहुत सारे पत्रकार थे, लेकिन अगर मैं ही नजर आया तो मैं नजर आता हूँ ना, डर जाते हैं, क्योंकि मैं शो में ऐसी बात पूछ देता हूँ कि वो छिपे रहते हैं, तो वो इतना जगह छिपे हुए हैं ना कि कहीं मैं बात करता हूँ तो उनको मेरी ही आवाज सुनाई देने लगती है बेचारों को, तो क्या करूं मैं। आप ना ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो रवीश जी, आज एडमिट कर दो सबके सामने। रवीश जी एडमिट कर दो, आप जेलस हो मोदी जी से, आप जेलस हो, बोल दो ना आज आप जेलस हो। आप बहुत कोशिश मैं करते किसी से, मैं कैसे पॉलिटिशियन से मैं जेलस नहीं हो सकता। देखिए वो लोग एक अलग तरीके से मेहनत करते हैं, उनके पास अलग रिसोर्स होता है, उनकी पॉपुलैरिटी अलग होती है, लोग होते हैं, पावर होता है, स्ट्रक्चर होता है, इतने दिनों तक आप पावर में, उनसे कोई मुकाबला नहीं, कोई बराबरी नहीं है। लेकिन हाँ मतलब मैं यही सोचता हूँ कि इतना सब होने के बाद भी आप 7 साल में मेरे सामने तो नहीं आ सके ना। बिजी हैं आपके, थोड़े ना इंटरव्यू देंगे बैठ के। हाँ वो बिजी हैं, वो मैं समझता हूँ क्यों बिजी होंगे, और मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाकी सबको इंटरव्यू दिया, अर्नब को इंटरव्यू दिया है, सुधीर जी को इंटरव्यू दिया, तो जिसको देना है उनको इंटरव्यू देंगे, आपको क्यों इंटरव्यू देंगे? वो देखिए ऐसा है, थोड़ी ना। एक बात बताऊं, नेताओं को भी ना पत्रकारों की पहचान होती है। जब वो एक को इंटरव्यू देते हैं तो कई सारे पत्रकार एसएमएस करते हैं, क्या सर मुझे नहीं दिया। उनको मालूम है, किसी भी नेता को, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको मालूम है कि रवीश कुमार मैसेज नहीं करता है। मैं इस तरह के कंपटीशन में नहीं हूँ कि रेलेवेंट बनने के लिए एक एक्सक्लूसिव बाइट दिग्विजय सिंह का मिल जाए, चिदम्बरम का कुछ मिल जाए, मैं इस बिजनेस में नहीं हूँ, मैं कभी था नहीं। उनके इंटरव्यू ना देने से, मैंने किसी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं किया, फिर भी जनता के बीच बना हुआ हूँ, इतना बना हुआ हूँ कि कुछ बात करता हूँ तो लोग कान लगा के सुन रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या बात कर रहा है, उसको वायरल कराओ, है ना। तो अब इसी में से बहुत सारा वायरल कराएंगे, क्योंकि उससे उनकी दुकान चलती है ना। अच्छा मालूम है कि इसकी बातों का कोई जवाब नहीं है, तो चलो इसको ऐसे करो वैसे करो। अच्छा मुद्दे देखते हैं। अच्छा ठीक है, आप एडमिट तो करोगे नहीं कि आप जेलस हो मोदी जी से। वैसे आप भी दाढ़ी उगा सकते हो, किसी ने मना नहीं किया आपको, लेकिन नहीं, मैं तो फ्लैशबैक में आकाश मैंने बताना भूल गया, मैं तो सत्याग्रह में गया था, आपको पता है? कौन से वाले में? वो मैं नहीं बताऊंगा। वहां मैंने देखा कि मैं फ्लैशबैक में एक सत्याग्रह में मैं टहल रहा था, मूंगफली खरीद रहा था, और देखा कि आप फोटो ले रहे हो, तो मैं जल्दी से पीछे खड़ा हो गया कि एक फोटो मेरी भी आ जाए और हेडलाइन में छप जाए, तो मैं 20 साल बाद यूज करूंगा। मैं गया था सत्याग्रह। फिर क्यों ले रहे हैं आप? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं विदेश यात्रा की बात बताऊंगा कि मैं किस सत्याग्रह। रवि जी हम यहाँ सीरियस डिस्कशन करने आए, आप हमारे साथ फिरकी ले रहे हो, यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्या सोचेंगे आपके बारे में? नहीं ले रहा हूँ, आप फिरकी ले रहे हो हमारी, भक्त बनर्जी की फिरकी लेते हैं आप, कमाल करते हैं। मैंने कहा था कि मैं सभ्य तरीके से यहाँ बातचीत करूंगा, आप फिरकी ले रहे हो। अच्छा सुनो, अच्छा अब फिरकी लेने के बाद 7 साल हो गए बीजेपी को। हाँ, आपका वो जो कांग्रेस पार्टी था 7 साल बाद ना टूट के बिखर गया था 7 साल में। आज देखिए इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, तो ऐसा क्या खराब हो गया? लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार स्ट्रांग है, इलेक्शन जीत रहा है, देश स्ट्रांग है, आपको बस दुख। तो मैं कहां रोक रहा हूं किसी को? मैं कहां रोक रहा हूं कि आप, मैं कभी कहता अरे तो कमी होती तो अभी तक तो चूर चूर हो चुके होते। यूपीए तो चूर चूर हो गया था, थर थर खत्म हो गया था 7 साल में। इसलिए कि उस वक्त तक लोगों के पास यूपीए क्या कर रही है सूचनाएं पहुंच रही थी, बहुत हद तक आकाश सूचनाएं पहुंच रही थी, अब लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। आप इसको बीजेपी के जाने, कांग्रेस के आने, कांग्रेस के जाने या बीजेपी के आने से जोड़कर मत देखिए। लोग किसको वोट देंगे वो उनके एक दिन का निर्णय है, लेकिन उस 5 साल के दौरान अगर सवाल किया जाता है तो इतना इमोशनल और छुई मुई बीजेपी को नहीं होना चाहिए। अभी तक 7 साल से वो मेरे आंसर तैयार नहीं कर पाई है पार्टी। आपको पता है ना कि कितनी बड़ी पार्टी है और मेरा बहिष्कार करती है, आपको पता है क्या चीज हूं मैं? अब नहीं पता, अब बोलो, एक्सपोज करने आए थे, बोलो। आपको इंटरव्यू नहीं देते तो उसमें बहिष्कार का कहां से बात आ गया? ये मेरे लिए मसला नहीं है भाई कि डेमोक्रेटिक देश है, देखता तक डेमोक्रेटिक देश है, नेता जिसको चाहे इंटरव्यू दे, आपका बहिष्कार कौन कर रहा है? मैं सम्मान करता हूं, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं। नहीं, मेरे कार्यक्रम में नहीं आते वो मैं कहता। हाँ, मैं आया हूं ना, मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ये इतना प्रोटेस्ट जो हुआ आपने किया, आपको भी बड़ा आनंद आया होगा। फार्मर प्रोटेस्ट है, सरकार हिल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, देख लिया ना, वो भी बराबर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? मैं फार्मर प्रोटेस्ट खत्म है, मान ले अब? नहीं, खत्म नहीं है। मैं कोई प्रोटेस्ट से सरकार हिलाने की बात नहीं कर रहा था। ऐसी नीतियां हैं जो मैं जानता हूं और समझता हूं कि उससे उनका फायदा नहीं होने वाला है। और किसान आंदोलन कर रहे थे, उस किसान आंदोलन को मैं कवर कर रहा था। वो हमारी देश की सबसे बड़ी आबादी है कि नहीं?
सरकार हिले या ना हिले वो तो मैंने पहले ही दूसरे एपिसोड में कहा था कि ये किसानों का एक किसान के रूप में इम्तहान है। वो लास्ट एक एंटिटी बची हुई है जो खत्म हो जाएगी, और मेरी बात सही हो। लेकिन किसान जो हैं, आप मीडिया में कवर करते हो कि नहीं कवर करते हो, इस चिंता से वो मुक्त हैं। उन्हें कैसे दिखाते हो इस चिंता से मुक्त हैं, और अपना आंदोलन अभी तक कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि कोई आंदोलन सफल ही हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि किसानों ने अपने आंदोलन को यहां तक खींचा है कि वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो कृषि मंत्री ये ना कहते कि कोरोना है, आंदोलन वापस ले लीजिए। खुद कोरोना में आप बिना मास्क पहने चुनाव प्रचार करने चले जा रहे हैं, आपकी पार्टी के कई नेता इंक्लूडिंग अमित शाह जी, है कि नहीं? तो डेयरिंग है ना। तो हाँ, वो डेयरिंग वो है। तो गृह मंत्री हैं, वो तो कोई नियम का पालन न करे कौन पूछने वाला है। लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता है बस कि अमित शाह और शिवराज सिंह पाटिल होते जो गृह मंत्री हैं, तो उनके जेब में किस रंग की टाई रखी हुई है, रुमाल रखा हुआ, ये सब लेके टीवी पे प्रोग्राम चलता था, हम लोग चलाते थे। लेकिन आप अमित शाह को लेकर इस तरह से सवाल नहीं पूछ सकते कि भाई आप होम मिनिस्टर हैं, कम से कम आप तो डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बीजेपी के खिलाफ होना तो बात नहीं है ना। भाई आप होम मिनिस्ट्री हैं, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सारे अधिकार अपने पास रखे हुए हैं, आप ही मास्क नहीं लगाएंगे? तो इतना सिंपल अगर बात पूछ लेना, तो इसमें अमित शाह का ना तो अपमान है, ना ये बीजेपी के खिलाफ स्टोरी है। ये तो एक, मैं तो कह रहा हूं कि भाई अगर आप कोई भी कर रहे हो तो नियम कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा सबके लिए? अच्छा छोड़िए ना, आप कहां चले जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए। देखिए एसआरसीसी की बात हो रही है यहाँ, तो थोड़ी इकोनॉमिक्स की भी बात कर लेते हैं। हमने तो ये समझा था कि करने के लिए क्या है इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में बात करने के लिए दोस्त अब केवल हिस्ट्री है, फिर वही हिस्ट्री में चले जा रहे हो आप। फ्यूचर नहीं है। आप उनसे कहिए जो इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ते हैं, वो जो पढ़ रहे हैं वो आधे वो गलत किताबें पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूं। एसआरसीसी भी गलत है अब। मुझे पता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। वे वही इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि जिसमें किसान को 4 रुपए का फायदा ना हो और 4 उद्योगपतियों को 400 का फायदा हो। मुझे पता है दोस्त। नहीं तो आप बताओ, आप बता दो। मैं कम से कम वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा हूं। नहीं आप ही बता, आपको बना देते हैं, आपको वित्त मंत्री बना दे, आपको प्रधानमंत्री बना दे। मुझे कुछ बनना नहीं है। वो देखिए, ये इतना आसान चीज, यही देखिए, जब हम ये कहते हैं ना, राजनेता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं कभी हल्के में नहीं लेता हूं, क्योंकि वो एक अलग प्रोसेस से राजनेता बनता है। हम लोग चाहे हमें 400 4,000 लोग देखते हैं, इस आधार पर सिर्फ दावा कभी नहीं करना चाहिए, ना सपना देखना चाहिए कि मुझे कोई वित्त मंत्री बना दे या मुझे कोई प्रधानमंत्री बना दे। हम लोग जब चुनाव में जाएंगे ना, तो 5 वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास वो जहाज नहीं है बांटने के लिए, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा नहीं है। आप समझते हो, इतना सारा टीवी चैनल नहीं है। अरे रवि जी सही पार्टी में आ जाओगे, रवि जी सही पार्टी में आ जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी से बात करनी पड़ेगी कि दोनों पार्टियों में से कौन बेस्ट है। देखा, शुभेंदु अधिकारी को मिला ना। मैं ये कह रहा हूं रवि जी, थोड़ा सा अरे इकोनॉमिक बात तो कर लेते। देखिए इतना बड़ा रोड मैप बनाया है, $5 ट्रिलियन का प्लान है। थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ी सी रुकावट आ गई है, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है ना। आपको इतनी दिक्कत क्यों? नहीं, दिक्कत कहां है? बढ़ रहा है देश। मैं कह रहा हूं कि नहीं, दिक्कत मुझे किसी चीज से ऐसे नहीं होती है कि कोई दिक्कत कहां है। बात यह है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को जो बनाने का दावा किया गया था 2018 के बाद से या 17 के बाद से, क्या इसमें अच्छा हुआ है? मुझे बताइए, क्या अच्छा हुआ है? आप बिजनेसमैन से जाके पूछिए, वो तो बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे। भले गाड़ी खरीद लाते हैं 50 लाख की, जुबान 5 रुपए की नहीं रखते हैं, बोला नहीं जाता है। अपने ड्राइवर को डांट देंगे, लेकिन उनका बिजनेस बर्बाद हो रहा है, उस पर 2 लाइन नहीं बोल पाते हैं ये सारे उद्योगपति लोग। नहीं, ये तो हमारी इस अर्थव्यवस्था की ना तो कोई सड़क है, ना कोई नक्शा है, ना अंग्रेजी में रोड मैप है डियर। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है? वर्ल्ड बैंक ने बोला है हमारा बाउंस बैक सबसे बढ़िया होगा, हम वापस 12-13% पे बढ़ेंगे। बोला है कि नहीं बोला? वर्ल्ड बैंक भी क्या है आपको पता है? आप नीचे चले गए हैं, नीचे से ऊपर आएंगे 12%। जब आप अच्छे दिनों में 10% डबल डिजिट में नहीं गए, तो आप क्या अभी आप ये समझ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वो 12% की जीडीपी हो जाएगी इनकी? हाँ, कौन सा पैरामीटर दिख रहा है? आप दिखा दीजिए मुझे। आप बिजनेसमैन से पूछिए, वो जीएसटी के नोटिस को लेकर कितना परेशान है। वो बोल नहीं पाते हैं ना। दरअसल हर कोई डरा हुआ है। बिजनेसमैन वाले मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि जीएसटी से नोटिस आ रहा है, आप मुझे स्टोरी क्यों नहीं करते हो? ट्विटर पे लोग मुझे लिखता है।
अब मैं तो सब सारे विषय को नहीं समझता ना दोस्त, तो मैं कैसे करूंगा? तो जिनको समझना था वो नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि हाँ, ये एक हम एक ऐसा दौर देख रहे हैं जहां पर फेलियर खुद को टॉपर घोषित किए हुए है। वो होता है, एक बार फेलियर लोग भी पार्टी देते हैं। तो नहीं, मैं एक बार बताता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं कमला नगर में मैं एक बार खड़ा था यूनिवर्सिटी के दिनों में। एक लड़का आया, वो फोन किया, जब उसमें पब्लिक एक्सचेंज बूथ से फोन होता था, मम्मी मैं पास कर गया हूं यार, 35% से ज्यादा हो गया, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूं। ये वही वाले लोग हैं रवि जी। अगर सब फेलियर 5 मार्क से ऊपर नंबर लाकर, और नहीं सब फेलियर तो है ही ना, करोड़ों लोग गरीबी में चले गए। तो नहीं, तो आपका विपक्ष क्या कर रहा है जिसको आप इतना प्यार करते हो? कांग्रेस क्या कर रहा है? मैं विपक्ष को नहीं प्यार करता हूं, विपक्ष क्या कर रहा है यही तो समझने की बात है। क्या कर, आप बताओ, किस तरह से सो रहा है, बाहर घूम रहा है? जांच एजेंसियां लगाकर आप विपक्ष को तोड़े, ठीक है, उन्होंने अपनी करतूत की होगी तो आप जांच एजेंसियां लगा रहे हैं। चुनाव होता है तो विपक्षों के यहाँ छापा पड़ता है, विपक्ष कोई बोलता है तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाया जाता है, उसके सवालों को नहीं दिखाया जाता है। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं दोस्त, मीडिया जो है अब वो जाकर जमीन पर स्टोरी की पड़ताल नहीं करता, क्लेम की। आप सारा ब्लेम विपक्ष पर नहीं डाल सकते। आपने ये लोगों को, विज्ञापन का कई हजार करोड़ों का ये बिजनेस चलता है मीडिया का, ये बिजनेस इस ट्रस्ट पे चलता है कि हम गवर्नमेंट के क्लेम को जांच रहे हैं। आप किस चैनल की स्टोरी में देखते हैं ऐसी स्टोरी? कहीं नहीं देखते होंगे इस तरह की ग्राउंड से स्टोरी लाकर आप कोई जो उसको वेरीफाई किया गया हो क्लेम का। तो आप पूरा सिस्टम खत्म कर दो इंफॉर्मेशन आने का और कहें कि आप विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष अगर कुछ नहीं करेगा तो आप देश को क्या बर्बाद कर देंगे, और विपक्ष को आप किसी स्पेस में कहीं स्पेस ना दें। अच्छा रवि जी, मान लिया, आप बताइए कि रफाल पे, नहीं, मैं कैसे मान लूं, नहीं मानने वाला मैं। रफाल पे एक नया घोटाला सामने आया, पेपर सामने आया, ठीक, उस पर मीडिया ने कुछ किया, विपक्ष ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल किया, ट्वीट किया, और क्या कर सकता है? अरे तो रैली निकालो, क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक करो। अरे ये काम अगर तो रैली निकालेगा तो रैली आप दिखाएंगे नहीं, अखबार में छापेंगे नहीं। अरे रवि जी, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, मुझे दिखा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, आप पता नहीं कैसे लोगों से मिलते हैं, मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूं, वो कह रहे ठीक है, कठिनाई है, लेकिन हम झेल लेंगे। ये तो देश में कोरोना की महामारी चल रही है, जनता खुश है। आपको लगता है कि जनता ना खुश है? आप बताइए मुझे, जनता खुश है या नहीं खुश है? मुझे जनता खुश है या नहीं है मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे सामने आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में जनता खुश है, होगी, लेकिन वो जो जो सैकड़ों लोग अहमदाबाद में रेमडेसिवियर के लिए लाइन लगे हैं, मैं इस वक्त उनकी कहानी दिखाऊंगा या ये इसकी चिंता करूंगा, यार आप तो बहुत खुश हो, आप लगते रहो लाइन में। मैं जनता से दुश्मनी थोड़ी निकालूंगा, आपने किसी पार्टी को वोट दिया है तो। मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैं जर्नलिस्ट हूं, तो मुझे उनकी तकलीफ दिख रही है तो मुझे वो तकलीफ दिखानी है। अच्छा, ओके। तो वो तकलीफ दिखाने का मतलब ये नहीं है होगी जनता खुश। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा था स्टूडेंट्स हैं तो मैं बैलेंस करके चलूंगा, मैंने आपसे पहले बोला, मैंने, अरे रवि जी सुनिए तो, मैंने आपकी बात मान ली कि भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं, थोड़ा सा आपको अपने घर में बुजुर्गों से पूछे जाकर, जो रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने पेंशन प्लान में जो पैसे जमा किए उसका इंटरेस्ट रेट क्या आता है। हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो एकदम 25,000 आता है। आप देखिए, अगर पॉलिटिक्स को आप रिलीजन से आप उसमें मिक्स करेंगे तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। पॉलिटिक्स को क्यों बचाना है? क्योंकि पॉलिटिक्स को इसलिए बचाना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन लोगों से हमें पॉलिसी पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। लेकिन जब भी पॉलिसी को लेकर, उसके रिजल्ट को लेकर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात आती है, ये लोग रिलीजन को घुसा लाते हैं और हिंदू बनाम मुस्लिम कर देते हैं। तो 2-4 कैरेक्टर इधर भी मिल जाते हैं, 2-4 कैरेक्टर इधर भी मिल जाते हैं, और इससे देश का नुकसान हो रहा है। तो रवीश जी एक बात बताइए, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट लाइन था, कहीं ना कहीं तो गलतियां थी, जिसके वजह से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे और अब सुरक्षित महसूस करते हैं। कमाल है, सारे मेल इस देश के, है ना, मैं तो लड़कियों से हैरान होता हूं कि ये इंडियन मेल को आप कैसे पसंद करते हो जो इतना कम्युनल है, इतना पैट्रियार्किकल है। तो बहुत सारे लोगों के भीतर पैट्रियार्की के निशान हैं, आदतें हैं, तो वो फॉल्ट लाइन तो है उनमें। तो उस फॉल्ट लाइन को हमें बड़ा करके
हस्बैंड या फिर फादर को और जानवर बना देना है, या उस फॉल्ट लाइन को सुधार करके जो फेमिनिस्ट महिलाएं कोशिश करती हैं कि उसको इक्वालिटी पे लाना है, ये हमको तय करना है ना। नेता को क्या करना चाहिए? नेता को पता है कि समाज में ये फॉल्ट लाइन है, तो उस फॉल्ट लाइन को बड़ा करना है या उसको मिनिमाइज करना है, ताकि दूसरी चीजों को, अच्छी चीजों को जगह मिले और समाज में एक क्रिएटिविटी का माहौल बने। देखिए, आप जो कर लें, आप कम्युनलिज्म जहां भी ज्यादा बढ़ेगा वहां क्रिएटिविटी घट जाएगी। आप अक्षय कुमार से लाख अमर चित्र कथा वाली फिल्में बनवाते रहें, उनमें क्रिएटिविटी नजर नहीं आएगी। उसमें कैमरा के शॉट्स, एडिट, वो सब यूट्यूब चैनल पर आजकल दिखते हैं, तो वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। बिजनेस क्या होता है, आप इन दोस्तों को पता होगा, हमारे यंग दोस्तों को, बिजनेस एक बहुत ही खूबसूरत कलात्मक चीज है। आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हीरो साइकिल बनाते हैं, फिर उसको आप उसकी ब्रांडिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी को लगातार आप इंप्रूव करते हैं, तब उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्ट होता है पैसा, बहुत सारी चीजों के अलावा भी। ठीक है, क्रिएटिव चीज है कि उसके प्रोडक्ट का। तो आप बता दीजिए कि इतना ड्रामा मेक इन इंडिया से लेकर ये आत्मनिर्भर भारत का इतना नौटंकी हो गया। आप बताइए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसने जाके दुनिया में ऐसा धूम मचा दिया? कौन सा ऐसा उद्योगपति है जो जाके किया? बता दीजिए आप। अरे वैक्सीन जा रहा है पूरे दुनिया में। वैक्सीन कौन बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन, उसमें आपका पैसा लगा है। अब रवीश जी, आप ना, किसका पैसा लगा है सीरम? अब सरकार का पैसा लगना जरूरी है मेक इन इंडिया में, है? अरे कोवैक्सीन बनाया कि नहीं बनाया? फैक्ट्री है, बैकयार्ड फैक्ट्री है, वहां पर बहुत सारी कंपनियों की यहाँ वैक्सीन बनती है। भारत बायोटेक ने जरूर बनाया अपना। तो आप बताइए ना कि उसमें क्या है, उसमें कौन साइंटिस्ट है, बताइए मुझे। अब आप कह रहे हैं हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, तो कौन है देश के वैज्ञानिक? हम तो ऑक्सफोर्ड और सीरम के, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैज्ञानिक है, जिन लोगों ने वो जो तैयार किया है, हम उनका नाम जानते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में आधार पूनावाला क्या वैज्ञानिक है? आप मुझे ये बताना चाहते हैं आधार पूनावाला क्या वैज्ञानिक है? अब उनको नहीं चाहिए होगा क्रेडिट। आप कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? हमको नहीं मालूम है कौन है वैज्ञानिक। आप भी ना ऐसी, हम आपसे कह रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हमने बोला कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा वैक्सीन की कमी है, लेकिन हम अगला सवाल पूछने वाले थे कि अगर हम ये मान लेते हैं कि वैक्सीन की कमी है, तो हम सोच रहे थे रवीश जी हमको ये भी बता दें कि 7 साल में कुछ तो अच्छा हुआ है। हम उनके मुंह से कुछ सुनहरे शब्द सुन ले कि 7 साल में देश का कल्याण हुआ है या नहीं हुआ है। मीडिया आपने खरीद रखा है, एक तरह से आपके दबाव में है, आपके रंग में घुल गए हैं, दिन रात प्रोपेगेंडा करते हैं। वो तो दिन रात पॉजिटिव ही बताते रहते हैं, उससे मन नहीं भरा। उनके झूठ से आपका मन नहीं भरा, जो आप चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए झूठ बोलूं। मैं कोई भी सरकार, देखिए ये सवाल आकाश गलत है कि कोई एक चीज तो अच्छा हुआ। खराब से खराब सरकार भी 2 चीजें अच्छी करती हैं। खराब से खराब सरकार भी, जिस दौर में सरकारें 1 से 2 साल चलती थी, उस दौर की सरकारें भी 1 से अधिक चीजें अच्छी करती थी। मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूं। ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो एक चीज अच्छी नहीं करती होगी। लेकिन आप जनरल बात कीजिए कि क्या इस सरकार के तहत मीडिया का एनवायरनमेंट वैसा है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं? मैं तो लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा मीडिया चाहिए था जिस पर आप गर्व करते हैं? ये जो सवाल नहीं पूछ पाता। तो अगर उनको नहीं चाहिए होता तो आपको नहीं देखता, आप नंबर 1 नहीं होते। आप ऐसे सवाल कर रहे हो, है कि नहीं? टीआरपी का बिजनेस फेक निकला यार, वो तो देखो। आपको तो बड़ा मजा आया होगा अर्नब गोस्वामी के पीछे। अरे अभी रुकिए, सब उल्टा, अभी सब उल्टा होने वाला है। ये सारी साजिश थी अर्नब जी को फंसाने की। गेम जो है, टीआरपी का गेम है, सिर्फ अर्नब नहीं खेलता है, उस गेम को कई लोगों ने खेला है। इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए। उस गेम का फायदा सबने उठाया है, और जिन्होंने नहीं उठाया वो अलग बात है, उसके अलग कारण है। चैनलों का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, किस कहां तक चैनल पहुंचेगा, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब भी बहुत बड़े फैक्टर हैं किसी के देखे जाने या ना देखे जाने। मैं तब मानूंगा कि जब सभी घरों में गोदी मीडिया आता और सभी घरों में मैं आता। तो ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप रवीश जी चैलेंज कर रहे हो कि अगर सारे घरों में आप आओगे, और जो कि हमें तो लगता है आप आते थे। मैं फेल होने से नहीं डरता, तो लोग आपको देखेंगे, अर्नब को नहीं देखेंगे, सुधीर जी को नहीं देखेंगे। अरे आपको क्यों देखेंगे? उपलब्ध होना चाहिए। नहीं, लोग मुझे देखते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है।
अर्नब जी आते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, आपको देखकर ही लगता है कि यार कौन सा पॉजिटिव एनर्जी है? ना जर्नलिज्म है चीखना चिल्लाना, वैसे कोई बात करता है क्या? इस तरह से कोई घर में बात करेगा? कोई नहीं करता है। तो सरकार का सपोर्ट मिला हुआ तो आप चीखते हैं। जिस दिन वही सरकार पीछे हट जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी हलक से आपकी, क्या बात करते हैं मैं आप कह रहे हो अर्नब पॉपुलर नहीं है, बैकिंग लेकर आप बोल पाते हैं। आप सरकार के खिलाफ खड़े होकर बोल पाइए ना। जब सरकार, हमें सरकार का बैकिंग नहीं, हम बोलते हैं। अर्नब गोस्वामी, आपको लगता है कि बोल पाएंगे बिना सरकार के बैकिंग के? कमाल करते हैं आप भी। आवाज नहीं निकलेगी साहब, हलक से आवाज नहीं निकलेगी, इतना आसान नहीं होता है। नहीं रवि जी एक बात बताइए, ये जो पत्रकारिता सामने है, उसके गाड़ी के आगे बैठ के ना सब कोई अपने आप को ट्रैफिक इंस्पेक्टर समझता है। ये लोग वही हैं। मैं रवि जी सरकार की गाड़ी में आगे बैठकर अपने आप को ट्रैफिक इंस्पेक्टर समझते हैं कि रोड हम खाली करा रहे हैं, हूटर बजा रहे हैं। अरे आप इमोशनल हो रहे हो। हूटर बजाने वाले हैं कि हाँ नेताजी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, सड़क खाली करो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं समझ रहा हूं कि पत्रकार का काम सवाल करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप विपक्ष बन जा रहे हो। इतना भी सवाल करने की क्या जरूरत है? थोड़ा विपक्ष को काम करने दीजिए। आप थोड़ा तो कभी कभी अच्छी बातें भी कीजिए, अच्छी बातें। मैं अपना काम सत्ता पक्ष की तरफ देख कर नहीं करता, ना विपक्ष की तरफ देख कर करता। मैं अपना काम अपने जमीर, अपनी अंतरात्मा को देखकर करता हूं। समझ गए? अरे आप गलत समझ रहे हो, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि अरे सिटीजन को भी तो कुछ एक पॉजिटिव फील होना चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए अभी एसआरसीसी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कल ये जाके बिजनेस करेंगे। अगर आपके बारे में, अगर आपका न्यूज वो सुनते रहेंगे, वो तो देश से बाहर चले जाएंगे, बोलेंगे अरे ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, अरे ये पॉलिसी प्रॉब्लम, अरे ये सरकार का प्रॉब्लम। तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी तो होना जरूरी है देश का तरक्की होने के लिए। लगता है कि आप इकोनॉमी को डुबा दीजिए, आप दिन भर चैनल चलाकर आप तबलीग करते रहिए और एक अल्पसंख्यक समुदाय को कोरोना का कारण बता दीजिए। उससे इनको पॉजिटिविटी मिलती है, इन लड़कों को, इन स्टूडेंट्स को और लड़कियों को उससे पॉजिटिविटी मिलती है तो जाके ले लें। मैं कहां रोक रहा हूं मैं किसी को? अगर उससे इनकी आइडेंटिटी अच्छी होती है, ये प्राउड फील करते हैं, तो जाके फील करें। नहीं तो आप बताओ, ये जो लड़के लड़कियां आज देख रही हैं, बाद मैं तो आज नहीं मांग रहा हूं अपनी बातों का, मुझे 20 साल बाद रिजल्ट बता देंगे कि इस मेजोरिटेरियनिज्म का रिजल्ट क्या आया उनके जिंदगी में, बता देंगे। मैं तो अभी नहीं मांग रहा हूं जवाब। अच्छा, मुझे मालूम है कि जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं कोई रोक नहीं सकता है उसको। अच्छा रवि जी, ये जो चुनाव जीतो चुनाव हारो, ये मेरा बिजनेस नहीं है दोस्त। मैं कह रहा हूं ये जो एसआरसीसी के भाई साहब जहाज देते हैं तो जहाज ले लेना, चलेंगे जरा गोवा। अरे वो बाद में बात करता हूं मैं आपसे ना। मैं ये कह रहा हूं कि अरे जो बच्चे आज देख रहे हैं एसआरसीसी के, वो तो पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार हैं, समझदार हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे हैं कि सिर्फ सवाल करो, सिर्फ प्रोब करो? नहीं मैंने क्या, देश को कैसे वो बनाएंगे? थोड़ा तो प्रेरणा दीजिए। करो, अपना मॉडल निकालो, अपने चीजों से, अपने विवेक से उसको एक्सप्लोर करो, नचिकेता बनो, सवाल करो, प्रश्न करो। इस देश के हर नागरिक को नचिकेता होना चाहिए, जो अपने बाप से भी सवाल कर दे और यमराज से भी सवाल कर दे। अगर आप नचिकेता नहीं हो सकते तो आप नागरिक भी नहीं हो सकते। संविधान सभा के लोगों ने हफ्तों दिनों तक बैठकर इसलिए संविधान नहीं बनाया था। अच्छा, आप अपनी जुबान को सेलो टेप लगा लें और डर के मारे घर के भीतर बैठ जाएं। अच्छा, जहां बोलना इतना मुश्किल हो जाए कि एक अदना से पत्रकार को आप कह रहे हैं आप विपक्ष बन गए। इतने बड़े देश का क्या मैं अकेला विपक्ष बन सकता हूं? कभी भी नहीं। मैं इस तरह के मुगालते नहीं पालता, मैं नहीं पालता। ये देखिए बच्चों का ही सवाल आ रहा है मेरे पास। गुरुजी ने कहा था बेटा बकरी पाल लेना, मुगालता मत पालना। अच्छा सुनिए, ये देखिए स्टूडेंट्स का ही सवाल आ रहा है, स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा है। हाँ पीजिए, भक्त बनर्जी के सामने तो पानी पीने की जरूरत पड़ी जाती है। मैं ये अब ये वीडियो वायरल हो जाएगा। बनर्जी ने पानी पिला दिया। देखिए हम नॉन स्टॉप, याद आ जाएगा लोगों को, हम नॉन स्टॉप काम, हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे में भक्ति है। नहीं होगा पानी वाला, ये देखिए मैं बता रहा हूं, ये पानी पीने, भक्त बनर्जी ने पानी पिलाया, ये वायरल नहीं होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि करण थापर के इंटरव्यू में मोदी जी ने पानी पी लिया। नहीं, फिर आपकी और हमारी दोस्ती रहनी चाहिए बस। अच्छा सुनिए, मैं ये कह रहा हूं,
मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ये स्टूडेंट्स का सवाल है, ये जो आंदोलन जीवी जो बोला जाता है, अब ये देखिए कितना नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया है कि प्रोटेस्ट, और बहुत लोगों ने इसको माना भी है। ये मत कहिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, बहुत लोगों का मानना भी है कि बहुत लोग आंदोलन जीवी है, उनका काम ही है सिर्फ आंदोलन करना, सवाल करना। तो आप जो इतना सवाल 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 कह रहे हो तो ये तो गलत है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रधानमंत्री को आंदोलन करने वालों के लिए इस तरह के शब्द गढ़ना उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना है जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो चुनकर आए हैं। ये बताता है कि अब सत्ता के इस दौर में पहुंचकर उनका उन प्रक्रियाओं के प्रति और उन प्रक्रियाओं में शामिल लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं बचा है। वो इस वक्त सिर्फ अपना सोच रहे हैं, अपनी कुर्सी सोच रहे हैं और अपने लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग मान सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मान सकते हैं, पर आंदोलन जीवी कहना कोई गलत बात तो नहीं है। अगर कोई आंदोलन कर रहा है, अगर वो बार बार लगातार सवाल कर रहा है, इसका मतलब वो सही आंदोलन जीवी है। प्रधानमंत्री उसको गलत तरीके से उसको लांछित कर रहे हैं। एक नागरिक को निरंतर आंदोलन के मोड में होना चाहिए, मतलब आप निरंतर प्रश्न करने के प्रक्रिया में रहें, आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कठिन प्रश्नों का उत्तर पहले हल करना चाहिए ना, बोले है ना उन्होंने। तो कठिन प्रश्न जब तक आप पूछेंगे नहीं, हल क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूं रवि जी, मैं देखिए मैं अपने लिए आज यहां नहीं आया, मिल जाएगा, संतुष्ट हो जाइए, खत्म बात। मैं स्टूडेंट्स के लिए आया हूं यहां, आज मैं स्टूडेंट्स के लिए आया हूं, मैं अपने लिए नहीं आया हूं। अगर सारा टाइम को सवाल ही पूछते रहेंगे तो आंसर शीट कब बनेंगे अपने एग्जामिनेशन का? ये जो आप इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि सवाल पूछो, तो आंसर कब लिखेंगे वो बताइए? पूछना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ना हजारों लोग सचिवालय में काम करते हैं, करोड़ों रुपए का बजट होता है। बहुत सारे मंत्री तो आजकल केवल ट्वीट और रीट्वीट करने के लिए बैठे हुए हैं। सवाल का जवाब दें वो, उनका क्या काम है? केवल फोटो वो ट्वीट करते रहते हैं, भाषण प्रधानमंत्री का रैली का ट्वीट करते हैं, यही उनका काम है। तो वो प्रश्नों का उत्तर दें। और ये प्रश्न स्टूडेंट्स करें, सवाल सिटीजन उठाएं, आंदोलन जीवी सिटीजन बने, और जो ऑपोजिशन का काम होता है एग्रेसिव कैंपेनिंग करे वो ना करे। अगर भाजपा कैंपेनिंग करे तो वो गलत है, गलत बात है कि अपोजिशन अपना काम नहीं करता। ये वो धारणा बनाई गई है कि अपोजिशन अपना काम नहीं करता है। 2014 के बाद बहुत ही सुनियोजित तरीके से देखिए, ये जो आप टेलीविजन देखते हैं ना, ये कई सौ टेलीविजन चैनलों के जरिए, आईटी सेल के जरिए लोगों के दिमाग से विपक्ष को गायब किया गया है। और अब कह रहे हैं जब लोगों ने खुद विपक्ष बनना शुरू किया तो उसे आंदोलन जीवी बनाकर तरह तरह के देशद्रोह की धाराओं में उसे मुकदमे बंद कर आप अपने ही देश के नागरिक को नागरिक बनने से डरा रहे हैं। आपको ये डर मंजूर है, आप स्वीकार कर लीजिए। मैं यही चाहूंगा कि आपको ये डर मंजूर नहीं होना चाहिए। हमारा ये देश है, हमने इस देश के हम सब स्टेक होल्डर हैं। किसी से पूछ लिया तो कौन सा तूफान? पूछने पर खतरा हम पर आता है, पूछने वाले पर खतरा नहीं आता है ना। वो तो अपने कमरे में बैठा है, उसके पास 50 तरह के बेकार के आईएएस अफसर जमा हैं आसपास, गलत फैसलों पर साइन करने वाले, डरपोक। मैं ये लास्ट 2 सवाल है तो मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि रवि जी से थोड़ा सा मैंने एक एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको क्या गलत लगता है कि आपको लगता है लोगों को बहकाया गया है, कम्युनलाइज किया गया है? हमको लगता है कि भाई हमने लोगों की एक मंशा, एक सुरक्षा को सुरक्षित किया है। तो आपको ये क्यों लगता है कि लोगों को भटकाया गया है? हमें तो लगता है लोगों को राह दिखाया गया है। ये बात आप कैसे समझाओगे? हमें तो नहीं समझ में आई। हो जाइए आप उस राह पे चलिए उस राह पे चलिए जो आपको लगता है दिखाया गया है। रास्ते में लोग जब पता पूछते हैं ना, गूगल मैप भी गलत रास्ता बता देता है, ठीक है? तो वो जाएं, उनके वोट देने के फैसले को आप हर समय मत क्वेश्चन कीजिए। वो कई कारणों से किसी को वोट देते हैं। मेरा काम वोट देने के बाद, सरकार बनने के बाद शुरू होता है। तो इसलिए मैं उस फैसले में नहीं जाता। मैं वो स्टेक होल्डर नहीं हूं। हम और आप नहीं हो सकते हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, ये सारी चीजें नहीं हैं।
और वो सब एक सिस्टम के तहत बनता है जो हमारे पास कभी भी नहीं रहेगा। तो हम एक अनइक्वल माहौल में हैं, अनइक्वल लड़ाई है, अगर इसे आप लड़ाई कहते हैं तो। और इतने बड़े देश में एक जर्नलिस्ट को लेकर इस तरह का सवाल पूछना ही अपने आप में दुखद है। कि ये और बात है कि हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा जर्नलिज्म बहुत सारे लोग करते हैं। अभी नितिन सेठी ने नितिन गडकरी के बारे में रिपोर्टिंग की आर्टिकल 14 में, बहुत रिसर्च किया और बताया कि वो जो अरे ये बस का चक्कर है, सब इंटरनेशनल कंस्पिरेसी। मतलब वो ठीक है, सब चीज छोड़ ही दीजिए, सब इंटरनेशनल छोड़ दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है, प्रोपेगेंडा के अलावा रिजल्ट क्या है रिजल्ट। तो खैर ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। मैं देखिए, हर डॉक्टर जो होता है ना, वो पढ़ता है MBBS है, लेकिन धीरे धीरे अपने लाइफ का एक स्पेशलाइजेशन कर लेता है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं उनके पोटेंशियल को ये कम्युनलिज्म खराब करता है। रिलीजन बहुत पर्सनल चीज़ है, उसको पर्सनल में रखना चाहिए, लेकिन राजनीति में अगर वो धर्म को मिक्स करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को हमेशा धर्म से वो डिराइव करेंगे, तो उनकी पोटेंशियल कम होगी। अपनी आइडेंटिटी को वो संविधान से उसको डिराइव करें। आप जरूर धर्म में अपना शरण पाएं, आप बेचैन हैं, आप जरूर जाएं ईश्वर के दरवाजे, आप जरूर जाएं उसमें। मैं अब उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। आपको सुकून मिलता है, आप बहुत अच्छे भजन भी सुने, लेकिन बहुत भजन खराब भी होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अच्छे भजन सुने जो बहुत अच्छे लोगों ने गाया है, आप वो सुने जिसमें संगीत है, शास्त्रीयता है और आत्मीयता है ना। तो आप वो भी सुने जिसको सुनने के बाद आपकी अंतरात्मा को सुकून पहुंचे। नहीं तो आप तो सुनिए, मैं 9 बजे के शो के पहले आप भजन सुन के आइए, पॉजिटिव शो होगा। भजन मैं उनकी नहीं गा सकता जिनकी आप सोच रहे। हम तो गाते हैं, हम तो चौड़ से गाते हैं, हम तो बोलते हैं हम भक्त हैं। आप बताइए रवीश जी, आप किसके भक्त हो? हम तो चौड़ से बोलते हैं भक्त हैं, आप किसके भक्त हो? मैं नागरिक हूं और नागरिक को भक्त नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सारी प्रक्रिया शुरू होने से पहले, ये भक्त आइडेंटिटी या नेताओं का कल्ट हो जाना शुरू होने से पहले, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शपथ ले रहे थे, कुछ दर्शकों को ये बात याद रहती है। तो मैं रामलीला मैदान में खड़ा होकर लाइव कमेंट्री कर रहा था, और उस लाइव कमेंट्री के दौरान मैंने कहा था कि जनता ने ये पार्टी बनाई है और जनता ने इस सरकार को चुना है। तो जाहिर है कि आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी किसी नेता का फैन नहीं होना चाहिए। आप जिस तरह से नागरिक बने हुए थे, उसी तरह से आप नागरिक बने रहिए और सवाल करते रहिए। ये मैंने तब कहा था। सवाल ही करते रहेंगे, फिर सवाल ही। ये कोई गलत बात नहीं कहा, ठीक है। हम सारे लोग फेल होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारा फेल होना। अरे भाई, वो करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, तब भी बहुत सारे चुनाव हार जाते हैं। वो तो हम देखेंगे अभी बंगाल फेलियर हमसे बहुत बड़ा है। हम देखेंगे अभी बंगाल में फेलियर हमसे बहुत बड़ा है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, प्राणी है, हमारी कोई हस्ती नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सुनते हैं क्या बात कर रहा है रवि। ये जो आज स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, इन्हीं के स्टूडेंट्स के सीनियर, सुपर सीनियर जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहते हैं, अरुण जेटली जी भी आए थे इसी कॉलेज से, तो इनको क्या कहेंगे? राजनीति करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, सिर्फ करना चाहिए, MBA करेंगे? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सेटिंग वाली पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। MBA भी करना चाहिए, कंपनियां भी बनानी चाहिए, लेकिन आप सिटीजन बने रहिए और थोड़ा कंपैशन लाइए एक दूसरे से। अगर पास्ट में, हिस्ट्री में किसी चीज को लेकर इनजस्टिस हुआ है, इसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसको लेकर आप प्रेजेंट में नफरत मत फैलाइए। अच्छा, रेक्टिफाई कर रही, आप कह रहे हो रेक्टिफाई, और जब हम रेक्टिफाई करने जा रहे हैं अयोध्या काशी में, तब आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हम रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आप कम्युनलाइजेशन को आप रेक्टिफाई नहीं कह सकते। आपने अयोध्या का नाम लिया ना। हाँ, देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि मर्यादा किसी भगवान को नहीं कहते हैं हमारे यहाँ, सिर्फ राम को कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं ना, उनको उत्तम बताया जाता है, मर्यादा जोड़ा जाता है। वो क्यों? क्योंकि राम जो थे वो, उनके लिए मर्यादा सुप्रीम है, मतलब पब्लिक ऑर्डर, लोक लाज। मैं नहीं कहता कि रंजन गोगोई ने फैसला गलत दिया या सही दिया, किसी दबाव में दिया या नहीं दिया। ये बात फैक्ट है कि लोग राज्यसभा में चीफ जस्टिस की कुर्सी से रिटायर होने के बाद राज्यसभा लेते रहे, गवर्नर का पद लेते रहे, ठीक बात है। लेकिन जब आप एक फैसला मंदिर निर्माण का फैसला देते हैं,
तो वो फैसला इतिहास में असंदिग्ध रहे, उस पर कोई डाउट नहीं करे, तो आपको वो चीज नहीं लेना चाहिए जिसको कोई अदना सा व्यापारी पैसे देकर किसी पॉलिटिकल पार्टी से खरीद लेता है। तो आपको कम से कम वो चीज छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि भारत का संविधान आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपकी शान शौकत को प्रोटेक्ट करता है। चीफ जस्टिस को गाजियाबाद आके नहीं रहना पड़ता है, वो उधर ही कहीं लुटियन दिल्ली में उसको घर मकान मिल जाता होगा, अच्छी जगह पे रहते होंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि नहीं? तो इसलिए उनको ये राज्यसभा नहीं लेना चाहिए था। राज्यसभा लेकर उन्होंने जो राम की मर्यादा का, जो हम जानते हैं, मैं जिस राम की मर्यादा को मानता हूं, उसको प्रश्नांकित कर दिया है। बहुत छोटा काम किया, उनको नहीं करना चाहिए था, और ना ही किसी को उन्हें ये पद ऑफर करना चाहिए था, ये सोचकर कि अगर हम इन्हें राज्यसभा देंगे तो राम की मर्यादा प्रश्नांकित हो सकती है। वो बहुत सुप्रीम चीज है, ठीक है जी। तो इसलिए बात उसका नहीं है रेक्टिफाई करने का। आप इतिहास की गलतियों को किस तरह से, वो गलती है या नहीं है, उन फैसलों को अगर आप जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए भी दिखना चाहिए, ये तो खुद अदालतें कहती हैं। लेकिन अगर आप उतरकर उस कुर्सी से आप वहां राज्यसभा चले जाएं, जहां आपकी भूमिका भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है आज, ठीक, तो ये बात है, तो ये ठीक है। हमें फिर भी हिस्ट्री में इनजस्टिस होता है, उसी तरह से जैसे प्रेजेंट में इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन इसका बदला अगर जाकर आने वाले समय में लिया जाएगा तो हम इससे कभी उबर नहीं पाएंगे। हमको मिलकर ही चलना है, तो मिलकर चलिए यार, दोस्तबाजी रहे, थोड़ी बहुत लड़ाइयां होती रहे, झगड़े होते रहे, चलता रहे सबको, फिर गले गिले शिकवे भी दूर हों, गले भी मिले। हाँ, इतनी नफरत आपने देखा होगा, यही वो महीना था पिछले साल टेलीविजन चैनलों पर क्या चला था आकाश, कि तबलीग के कारण फैला है। लोग सब्जी खरीदने वालों से उसका मजहब पूछने लगे थे। लोग इतना पागल बना दिया था इस न्यूज चैनलों ने। वो मिसअंडरस्टैंडिंग था, ठीक है। अब देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। देखिए, केंद्र सरकार ने भी तबलीग का अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया था, और दिल्ली सरकार ने भी। इस तरह से लोग उस जुनून में आ गए थे गलत सूचनाओं के। अगर मीडिया वो काम नहीं करता तो हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो खराब नहीं होते। आज जाकर किसी सब्जी वाले से, फल वाले से उसका धर्म नहीं पूछते। अरे भाई, आप रवीश जी, आप इतना, इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाना, तो एक बार इस देश में जरा ढंग का कोई जर्नलिज्म की कंपनी बनाकर देख लेना। तुम्हारी भी हस्ती, तुम्हारे पैसे की औकात, सिस्टम की ताकत, इसका सारा अंदाजा हो जाएगा। हाँ, तो क्यों वो है ना नेटवर्क 18 आपका, रिलायंस का, आप क्या बात कर रहे हो कि बिजनेसमैन पत्रकारिता नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये वहां क्या पत्रकारिता होती है? अब फिर वही बात है ना, आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो मैं ये कह रहा हूं, फाइनल क्वेश्चन, एसआरसीसी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप उनको निराश मत करिएगा। देश तरक्की के रास्ते पर है, पॉपुलेशन अभी हमारा यंग है। आप क्या देखते हो हमारे देश की इकोनॉमिक तरक्की? अच्छा, अब ठीक है भैया, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, हम हार गए आपसे, ठीक है, साइड में। आप हमारे एटलीस्ट इनको इतना बताओ कि हम सुपर पावर बन रहे हैं, हमारा देश इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, इतना तो बता दो। सुपर पावर क्या होता है बनना? अरे, आप शब्दावली पे चले गए। आप कभी विश्वगुरु बनने लगते हो, कभी सुपर पावर बनने लगते हो। एक ही चीज बनो ना। बात यह है कि हम अपनी आबादी के ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक बेहतरीन सिस्टम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आज थाने में एक काम बिना पैसे का नहीं होता। आज भी कितने लोगों पे फर्जी मुकदमे होते हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, फर्जी एनएसए लगा दिया गया इसी देश में। अरे वो तो एक्टिविस्ट हैं, हम तो देश नहीं, वो साधारण लोग हैं। साधारण लोगों के खिलाफ अभी इंडियन एक्सप्रेस में वो स्टोरी भी आई थी कि कितना ज्यादातर केसेस जो हैं वो फर्जी लगे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ये क्या सिस्टम? तो अगर आपके देश का सिस्टम रोबस्ट ना हो, चुनाव आयोग एक ही जिले के 4 हिस्से को 4 अलग अलग चरणों में बांट दे, अरे है ना कमाल। ये प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि एक ही जिले के 4 अलग अलग हिस्से को 4 चरणों में बांटा। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, गृह मंत्री मास्क नहीं लगा रहे, चुनाव आयोग हिम्मत नहीं कर पा रहा है। देखिए, बंगाल स्पेशल, ये बंगाल में वायलेंस है। इनको सेंसर कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि गृह मंत्री को सेंसर कर दीजिए, रैली से बिठा दीजिए,
मैं ये कह रहा हूं कि रिक्वेस्ट ही कर लीजिए ना। इसमें भी आप डर रहे हैं चुनाव आयोग होके अमित शाह के सामने जाने से कि सर आप मास्क पहन लीजिए, लोग थोड़ी आलोचना करते हैं, आपका भले ध्यान ना रहता हो, पहन लीजिए। ये भी हो सकता है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको चुनाव में अरे उनको इम्यूनिटी है ना, उनको तो हो गया था ना, उनको तो इम्यूनिटी है ना। ऐसा है कि देश प्रोपेगेंडा के रास्ते पर है, तरक्की के रास्ते पे नहीं है दोस्त। तरक्की के रास्ते पर होता तो इस स्तर पर प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं होती, इतना झूठ नहीं बोलना पड़ता 24 घंटा। आप समझिए इस बात को। तो आप कह रहे हो अब इकोनॉमिक तरक्की के रास्ते पर भी नहीं है, माने यहां भी हमारे प्रॉब्लम है। नहीं है, कैसे हो सकते हैं? आपके देश की किसान कितने दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं आप इकोनॉमी की तरक्की पर रास्ते पे बैठे। अरे हर दिन नया कंपनी मिल रही है, हर दिन नया यूनिकॉर्न बन रहा है। रवीश जी यूनिकॉर्न मालूम है आपको? बिलियन डॉलर कंपनी बन रहा है नया नया। हाँ आपको मालूम है? Grow.com, जोमेटो से कटार उठे तेल लगनी रहुआ बतियावे हमरा से, ये कंपनी बनता 5 आदमी का नौकरी नहीं के मिला थी यहाँ इंडिया में। कमाल करते हैं। मैंने अच्छा मैंने अब बड़ी कंपनी ना बने ये कह रहे हैं आप? बड़ी कंपनी ना बने तो कभी नहीं कहा, बनाइए कंपनियां बनाइए। बड़ी कंपनी का मतलब सिर्फ 5 कंपनियां नहीं होनी चाहिए। आप समझिए इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस खतरनाक है। आप दुनिया भर को देखिए ना कि दुनिया भर की सारी संपत्ति जो है वो 1% लोगों के हाथ में जा रही है। कैपिटलिज्म ने यह वादा किया था कि सबका विकास होगा, उसमें सबके पास मिलेगा। कैपिटलिज्म वादा नहीं किया था, मोदी जी ने वादा किया था सबका विकास होगा। आप कैपिटलिज्म को दे दिए सबका विकास होगा। फेयर प्ले होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक ही आदमी का पहले से गोदाम बन गया बाकियों को पता नहीं चला, ये नहीं होना चाहिए। देश तरक्की के रास्ते पे तब होता है जब नौजवानों को अच्छी नौकरियां मिल रही होती। आज आपको यह कानून बनाना पड़ रहा है कि आदमी 12-12 घंटा 15-15 घंटा काम करे, यह तरक्की की निशानी नहीं है। जिन देशों ने तरक्की की है वहां काम करने के घंटे कम हुए हैं। उन लोगों ने महामारी के दौरान अपने काम करने वाले लोगों को और जो बेरोजगार थे उनको भी पैसे दिए हैं कि आप परेशान होंगे इस वक्त, लीजिए कुछ खर्च कीजिए। यहां तो कुछ नहीं मिला, टीचर बर्बाद हो गए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले, कोचिंग स्कूलों में पढ़ाने वाले, ये सब वोट देने वाले वही हैं। मैं उनसे उसमें नहीं लड़ता, लेकिन क्या वो इस बात को झुठला देंगे? उन्हीं से पूछिए। वो कहेंगे कि हम बहुत दबाव में हैं, तनाव में हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चे को खिलाने के लिए पैसा नहीं है ना। बाबा पूछिए उनसे, ठीक इसलिए नहीं है। अब रवीश जी हमने है क्या है, 50 चैनल हैं, आप शाम को जाकर देखिए, लेकिन मस्त रहिए। रवीश जी मस्त इसलिए रहिए कि अब आपके हाथ में करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए अब आपका रिलैक्स टाइम अब शुरू होता है। जब टाइम था तब आपने कुछ किया नहीं, इसलिए अब आपके हाथ में कुछ है नहीं दोस्त। रवि जी पता नहीं आज आप इतना मुस्कुरा रहे हो, इतना मुस्कुरा रहे हो आज। हाँ ऐसे में तो शो में बहुत दुखी रहते हो, आज आप इतना मुस्कुरा रहे हो। चलो ठीक है, हमने सोचा था। दुखी कहाँ रहता हूँ मैं, तो हंसता बोलता रहता हूँ, मैं तो हंसता बोलता रहता हूँ दोस्त, मैं कहाँ दुखी रहता हूँ। आप फिर से कल एलियन ले आओगे अपने शो में? आप फिर से कल? एलियन तो मैं नहीं लाता, एलियन तो वो भाई साहब लेकर आए थे एलियन, आपको पता ही है। मैं अभी अच्छा लास्ट पॉइंट, बच्चे देख रहे हैं रवीश जी, मैं पहले बता दे रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। चलो नहीं वो बच्चे नहीं है वैसे, वो नहीं बड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा चलो ठीक है, सब ठीक है, सबको सवाल पूछना चाहिए, सब समझ गए, उनको एक 2-4 अपने ज्ञान दे दो जो वो मान ले। समझदार बच्चे हैं, ये तो मानोगे समझदार हैं। अब बोल दो समझदार भी नहीं है। अरे ऑडियो चले गया क्या रवीश जी? आप एसआरसीसी में पढ़ते हैं इसलिए आप समझदार हैं, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, उनको फिर ना अच्छा बायस है ना बुरा बायस है। आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपने इस देश की खराब परीक्षा व्यवस्था में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आपको एसआरसीसी जैसा कॉलेज मिला है। और वो कॉलेज कम से कम चलता है, वहाँ अच्छे हमारे मित्र लोग भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सुंदर और शानदार कॉलेज है। मैं वहाँ जाता रहता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ही को देखना है कि बहुत सारे आपकी उम्र के प्रतिभाशाली बच्चों को इस तरह का कॉलेज ठीक इसी दिल्ली शहर के बाहर नहीं है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, कितने देश के बराबर है, लेकिन वहाँ पर एक कॉलेज एसआरसीसी जैसा नहीं है। तो बस आप इतना सोचिए कि उस आबादी का क्या होता होगा। बिहार में एक कॉलेज एसआरसीसी के स्टैंडर्ड का नहीं है। तो ये देखना है
कि वो समझदार हैं, तो उनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप समझदार हैं या नहीं है। मैं चाहता हूं कि वही देखें कि उस अंतर को रहते हुए क्या वो कोई कंपनी खोल के डिब्बा सामान बेच के देश की तरक्की करा सकते हैं। करा सकते हैं तो कराइए, आपकी कंपनी जरूर तरक्की कर जाएगी। ओके ओके। और लास्ट सवाल रवीश जी, आपके लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं आपको, देखिए हम तो यहाँ ऑनेस्ट आदमी हैं, हमने तो सोचा था एक डायलॉग करके आएंगे, तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि रवीश जी का सारे सवाल मंजूर हैं, लेकिन वो विपक्ष को क्यों नहीं सवाल पूछते हैं, मुंबई के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, एक्सटॉर्शन स्कैम 100 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन स्कैम के बारे में क्यों नहीं बात करते? अरे बिल्कुल बात की है हमने, बिल्कुल बात की है। बात करने का, वो जैसे बात करते वैसे चीख चिल्ला के तो मैं बात नहीं करता ना। बिल्कुल हमारे सुनील सिंह ने इनकी रिपोर्टिंग की है, खूब चलाया हुआ, भी हाल ही में चलाया 6-7 मिनट लंबी रिपोर्ट, जो वहां से देख रहे हैं, जो उसको दिन रात करते हैं। और सुनील सिंह बड़े जिम्मेदार रिपोर्टर, बहुत ही शानदार काम करते हैं। उनकी पूरी रिपोर्ट चलाई 2-2, 3-3 बार। अभी भी बोल के रखा है कि आप हमेशा 1-2 दिन के बाद, रोज चूंकि कुछ ना कुछ उसमें होता है, तो 1-2 दिनों के बाद आप मुझे इसका एक कुछ ना कुछ बना के देते रहिएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे पास रिसोर्स बहुत कम है, बहुत जगह की रिपोर्ट मैं नहीं दिखा सकता हूँ, उसका संबंध बजट से है, उसका संबंध रिसोर्स से है, वो नहीं है मेरे पास। वो ये कमी तो है, ये तो मैं अपने कार्यक्रम में बोलता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि मैं सारी स्टोरी नहीं दिखा सकता, सारी स्टोरी मैं नहीं कर सकता, पर ये स्टोरी मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक कमी है हमारे पास कि हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है। ये मैं कहता हूँ जानना चाहिए कि न्यूज चैनल कैसे चलता है, उसके क्या है। बहुत सारे लोग हर चीज के, बहुत सारे लोग भेजते हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मेरे पास कोई सचिवालय नहीं है, मेरे पास 2-4 फालतू मंत्री नहीं है कि रवीश कुमार ने छींक दिया तो उसको रीट्वीट करो, ट्वीट करो, गाना गाओ इसका, वो सब नहीं है। तो मुझे ही सब करना पड़ता है, तो मैं कोई एक ही विषय के साथ जस्टिस कर पाता हूँ। लेकिन ये सच है आकाश की, एक विषय करता हूं तो मैं उसी के बराबर 10 से 12 विषय रोज नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक्सेस नहीं है, रिसोर्स नहीं है, उतने रिपोर्टर नहीं है कि उस पर जाके उस तरह से काम कर पाए और उसको उतनी ऑथेंटिसिटी से करके लाएं। तो उसका गिल्ट बहुत ज्यादा होता है। वो जो पीड़ा दिखती है ना, वो नहीं करने की भी पीड़ा होती है, और कोई बात नहीं। अब आप कहेंगे आसाम से नहीं कर पाए, उड़ीसा से नहीं कर पाए, हमारा कुछ है ही नहीं वहां, तो हम क्या करें। आप बस एक स्टोरी मिस नहीं करते हो आप, लेकिन एक स्टोरी मिस नहीं करते हो, बस ठीक है, कोई बात। दिल्ली में तो एक ही प्रधानमंत्री है ना, कि वहां विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं। क्यों? राहुल नहीं है? राहुल प्रधानमंत्री है क्या? वो प्रधानमंत्री नहीं है, ऑपोजिशन तो है, करिए उन पर स्टोरी। प्रधानमंत्री नहीं है। देश में एक ही सरकार चलती है, एक ही पार्टी की। अब वही सारा दावा किए हुए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जमीन पे कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है रवीश जी, हमने सोचा था कि आपसे आके इस बार हमने कॉम्प्रोमाइज का मूड बना के आया था, आप 1 इंच ना हिले। हमने सोचा था कि अच्छा चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो उनसे कहिए। अरे ठीक है रवीश जी, अब क्या बताएं हम आपको। अच्छा ये बताओ वायरल क्या क्या होगा इसमें से? अबे आप पानी पिलाते हैं हम आपको, अब अभी वो निकालते हैं हम की उसका। नहीं, पानी पिलाने वाला वायरल नहीं होगा, नहीं तो फिर वो उनका वाला वायरल हो जाएगा, पानी का। नया आइडिया निकालो। नहीं तो वो हम नहीं, वैसे तो बहुत ही मजा आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही मास्क लगा लिया करना, बाहर जाना तो। आप गृह मंत्री नहीं हो, 2000 रुपए फाइन लग जाएंगे दिल्ली में, हम बता रहा हूं। नहीं हम तो आइसोलेशन में हैं, देखिए अकेले बैठे हुए हैं, आइसोलेशन में हम बिल्कुल। हम भी अकेले बैठे हैं। और आप सब मतलब अब देखिए, अस्पतालों की तैयारी के मामले में आपकी सरकारों ने आपको फेल कर दिया, अच्छे से फेल कर दिया है। अब उसमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं, ना उनको सुनने की जरूरत है। तो आप अपने घर में अपने परिवार के लिए ये बहुत सख्त हिदायतें जारी कीजिए कि वो कोरोना के बचने के जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, जिसको डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं, और खुद ही रामदेव की दवा लॉन्च करने चले जाते हैं। आप समझिए भाई, धर्म का क्या खेल चल रहा है। रामदेव की दवा आप लॉन्च करने चले जाते हैं और उसके बाद एक बार नाम भी नहीं लेते हैं आप। तो आप बता दो, जिसके लॉन्च में आप गए थे, आप बता दो, आप तो डॉक्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, आपको पता होगा कि आप कैसी दवा लॉन्च करने गए थे। तो वैक्सीन नहीं है तो आप बता दो कि ये रामदेव वाली दवा खा लें, क्यों नहीं बताते हैं आप? ठीक, तो अगर मैंने ये पूछ दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया दोस्त। इसलिए मुझे बर्दाश्त कीजिए, मुझसे नफरत मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके भीतर की नफरतों से लड़ रहा हूं। मैं इसी का डॉक्टर हूं। मैं चाहता हूं कि क्या मैं आपके भीतर की नफरत को कम कर सकता हूं। नहीं कर पाया तो कोई अफसोस की बात नहीं है।
हाँ, अफसोस तब होता कि जब मैंने ये कोशिश ना की होती। मैं आपको सांप्रदायिकता से बचाना चाहता हूं, लड़कियों से कहता हूं कि ऐसे किसी भी लड़के से अगर आप प्यार करती हैं और वो कम्युनल है तो सोचिए कि आप उससे आप रिश्ता तोड़ लें, क्योंकि कम्युनल आदमी कभी प्रेमी नहीं हो सकता है आकाश, हो ही नहीं सकता है। तो मैं लड़कियों को बचा रहा हूं। शादी करते समय आप लड़के से जब बात करें तो जरूर पूछें कि आप कम्युनल हैं कि नहीं हैं। आप कम्युनल लड़के के साथ आप घर में कभी भी वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते। तो मैं उनको बचा रहा हूं। तो मैं बोलता हूं कि लड़के तो नहीं मानेंगे ना, इस देश में लड़कों को सुधारना एक दूसरी समस्या, उस जोन में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं लड़कियों से मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो करना है करो अपनी जिंदगी में। जो लड़का सांप्रदायिक है उसको ठीक करने की कोशिश जरूर करो कि वो ठीक हो जाए, बदल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अंदर अगर जहर भरा हुआ है तो वो अच्छा प्रेमी नहीं हो सकता। उससे प्रेम मत करना, उसके प्रेम में मत पड़ना। देखिए, एसआरसीसी के स्टूडेंट्स को ये मालूम क्या था कि डॉक्टर लव भी उनको मिल जाएगा इस कॉन्वर्सेशन में, है? नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, जिसको कहते हैं ना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिवाइडिंग लव एंड हेट। रवीश इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कि लोग उनके बारे में बहुत आलोचना करते हैं, उनको बहुत हेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं की ट्वीट्स वायरल होते हैं। तो ये तो बहुत ही सही चीज़ है। एज फार एज द स्टूडेंट्स गो, आई होप दैट यार आप लोग को 2-4 चीज़ें ज़रूर समझ में आई होगी। भक्त बैनर्जी जनरली वही रिफ्लेक्ट करता है, बहुत सारी जो विचारधारा है। ये सारे जो लाइंस आपने भक्त बैनर्जी के सुने, ये आपको व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं दिखने को मिले होंगे, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, आपके फैमिली ग्रुप में, आपके अलमनाई ग्रुप में। एंड रवीश को वही चीज़ों पर ही कटघरे में मैं घसीटने की कोशिश करता हूँ जब ये भक्त बैनर्जी आता है उनके सामने रिस्पॉन्ड करने के लिए। हमेशा ऐसी 2-4 चीज़ें रहेंगी, क्लब हाउस के कॉन्वर्सेशंस रहेंगे, ऑनेस्ट एडमिशंस रहेंगे, ऐसे फॉल्ट लाइंस रहेंगे। बट एज आई ऑलवेज से दैट फॉल्ट लाइंस तो रहते हैं, आपकी सरकार वो फॉल्ट लाइंस को कंक्रीट से भर रही है, उसको सुधार रही है, या उसको और खुरेद रही है। आई थिंक ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रवीश, एनी लास्ट वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स? जीवन को एंजॉय करें बहुत जरूरी है। इस उम्र में पढ़ें, अपने साथ जो भी आए अपने लिए भी रखें, दूसरों के लिए भी रखें, और लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। वो बहुत ज़रूरी है जीवन को महसूस करना। उनके कॉलेज के गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल उगे होंगे, उन फूलों को देखें, उन फूलों को किसी को कोई अच्छी लगती हो, कोई अच्छा लगता हो तो ज़रूर दें या फिर उन फूलों के पास ले जाएं। तो जीवन भी जिएं और प्रेम के गाने भी गाएं और एक दूसरे से प्यार भी करें, पढ़ाई भी करें, और इसमें कोई ये नहीं है। और हम इस समाज को जो भी कमियां दिखती हैं धीरे धीरे बेहतर करेंगे, बात करते रहेंगे। और एक अच्छा नागरिक वही होता है जो एक अच्छा प्रेमी होता है। जिसने प्रेम ही नहीं किया वो नागरिक क्या बनेगा? एंड मेरी आखिरी बस यही माई ओनली वर्ड्स आर दैट मैं ज़्यादा ये सब कॉलेज वगैरह में जाके कॉन्वर्सेशंस नहीं करता हूँ, लेकिन एसआरसीसी एक ऐसा स्पेशल कॉलेज है जहाँ मैंने अपने कॉलेज टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारा डिबेट किया था। एसआरसीसी का काफ़ी रिच ट्रेडिशन रहा है, हाँ, और बहुत बहुत रिच ट्रेडिशन भी रहा है ऑफ बीइंग पॉलिटिकली एक्टिव। आप लोग ने रवीश को मुझे बुलाया आपके फेस्टिवल में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही चीज़ कहूँगा जो रवीश भी कहते हैं कि बॉस बी इंक्विजिटिव। आप जिसको सपोर्ट करना चाहो करो, जस्ट स्टिक विद द फैक्ट्स। आप फैक्ट्स देखो, आप तथ्य देखो, आप देखो ब्रॉडरली कहां जा रहा है। ये एक इंस्टेंस उठा के व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट मत करिए। ओवरऑल देश कहां जा रहा है उसके बारे में जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर। थैंक यू रवीश फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस। थैंक यू। बाय बाय।